सभी बच्चों को हमारा प्रणाम। राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने जीवन में पूरे जुनूनियत के साथ पढ़ाई में लगे होंगे, पूरे आनंद के साथ पढ़ाई में लगे होंगे, है ना। बिल्कुल उम्मीद के साथ, यही उम्मीद के साथ पढ़ाई में लगे होंगे कि 2027 के बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए, है ना। बिल्कुल जैसे प्रतिदिन क्लास की तरह हम आज भी आप लोग के सामने, आप लोग के साथ हमेशा खड़ा हैं और हमेशा खड़ा रहेंगे। जैसे कि आ गए हैं आज फिर से एक क्लास को लेकर के, जैसे कि आप लोग के बीच में जो है जनन, है ना, जनन टॉपिक, जो बायोलॉजी, साइंस के बायोलॉजी के जनन टॉपिक को आज हम समझेंगे। पूरे क्लास को इसी क्लास में हम समझ लेंगे। पूरे जनन के सारे टॉपिक को हम इसी क्लास में समझ लेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे आते रहेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे, फिर फिजिक्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद मैथ के बारे में समझेंगे। इसी प्रकार से निश्चित ढंग से, एक नियमित ढंग से क्लास रनिंग होती चली जाएगी। प्रतिदिन एक टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। बिल्कुल इसी तरह से कवर करते चले जाएंगे, है ना। बिल्कुल आप यदि नए इस वीडियो में हैं तो जा करके क्या करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि ये वीडियो और भी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और उनको लाभ मिल पाए इस वीडियो का, है ना। इसी प्रकार से आप लोग, क्योंकि आप लोग यदि हैं तभी तो हम भी हैं, है ना। आप ही लोगों से तो हम भी जुड़े हैं और हमसे आप लोग जुड़े हैं। इसी प्रकार से हम दोनों एक दूसरे के लिए रहेंगे तो बिल्कुल हमारा क्लास बिल्कुल आनंदमय होता चला जाएगा, है ना। बिल्कुल आइए क्लास को शुरू करते हैं। बिना समय को गंवाए हुए सीधे हम आते हैं, क्लास पर ही आते हैं, ठीक है। देखिए ये है बायोलॉजी का छठा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है ये बायोलॉजी का है, छठा टॉपिक है, छठा चैप्टर है ना। छठा चैप्टर है जिसे कहते हैं जनन, है ना। जनन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इसी के बारे में आज समझना है कि ये जनन है क्या। तो हम बता दें कि ये जनन के बारे में थोड़ा सा कुछ सारांश में बता दें कि जनन है क्या। जनन के बारे में बोले तो इस पृथ्वी पर, इस पर्यावरण में, इस पृथ्वी पर सजीवों की, अर्थात बोल सकते हैं पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की, इन सभी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन होना बहुत जरूरी है। यदि जनन नहीं होगा, यदि जनन नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो फिर सजीव धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, विलुप्त होते चले जाएंगे, है ना। जरा इमेजिन करके जो सोचिए, इमेजिन करके देखिए और सोच के देखिए कि यदि इस पृथ्वी पर जनन नहीं होगी, जन्म नहीं होगी तो धीरे धीरे सजीवों की विलुप्त होते चली जाएगी, है ना। जैसे कि पेड़ पौधे विलुप्त होते चली जाएगी, कुछ सजीव विलुप्त होते चली जाएगी। जैसे कि कुछ सजीव का उदाहरण आप लोग के सामने प्रत्यक्ष रूप से है ना। पहले के ज़माने में डायनासोर हुआ करते थे, जो आज के ज़माने में नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि उनका जनन रुक गया, खत्म हो गया, है ना। और उल्का पिंड के गिरने से उनकी प्रजाति का ही नष्ट हो गया। तो उसी प्रकार से जीवों का अस्तित्व, वो जीवों का अस्तित्व नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं इस पर्यावरण में, पृथ्वी पर सजीवों के अस्तित्व बचाए रखने के लिए जनन होना बहुत जरूरी है ना। इसी प्रकार से वही जनन कहलाता है ना। ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि देखते हैं पहला चैप्टर में क्या आती है। यहाँ पर देखिए जनन अर्थात रिप्रोडक्शन, अर्थात रिप्रोडक्शन, है ना। जैसे कितनी खूबसूरत वो फीलिंग है, कितनी खूबसूरत वो फीलिंग है जब बच्चे माँ के गोद में सुकून के साथ सोते हैं। वो बड़े खूबसूरत सा मंजर है, बड़े खूबसूरत सा स्वर्ग का अनुभूति है, बड़े खूबसूरत सी एक अनुभूति है जब बच्चे माँ के गोद में एकदम निश्चिंत से सोती है, वही है ना। तो एक प्रकार से बच्चे का सबसे ज़्यादा सुकून यहीं पर मिलती है, सबसे ज़्यादा, है ना। आप इसको जरा थिंक करके देखिए, सोच करके देखिए, है ना। उसी प्रकार से अब आगे देखते हैं। जैसे कि जनन क्या है, तो जनन के बारे में बोलेंगे कि वह एक प्रक्रम है, यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ना। यह एक प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे वो जीव है, जिस प्रकार से उनके शरीर का बनावट है जीवों का, उसी प्रकार से अनेकों या नए नए जीवों का उत्पत्ति करते हैं, नए नए बच्चे की उत्पत्ति करते हैं, है ना। संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जनन कहलाती है ना। जनन का सिंपल सा परिभाषा है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जनन कहलाते हैं। बिल्कुल इस बात को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं, जनन जीवों का मुख्य लक्षण है। सभी को पता है कि जीवों का मुख्य लक्षण जनन है, क्योंकि सजीव को उत्पत्ति, सजीव के अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन होना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। यदि जनन होगी तभी जीवों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जीवों के अस्तित्व के लिए जनन जरूरी है, जनन होना बहुत जरूरी है। जनन के द्वारा ही जीव अपनी जातियों का परिरक्षण कर पाते हैं, यानी कि अपनी जातियों का परिरक्षण कर पाते हैं कि हम अपनी कैटेगरी के अनुसार से हमारे कैटेगरी में इतने जनन हुए हैं, है ना। जैसे कि हम लोग मनुष्य प्राणी के हैं, जिसको हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, है ना, होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग होमो सेपियंस प्राणी के हैं, जीव हैं। तो हम कह सकते हैं कि होमो सेपियंस प्राणी के जीव बहुत अधिक संख्या में है ना, क्योंकि हमारे जैसे बहुत अनेकों जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि इसी के द्वारा हम अपना परिरक्षण करते हैं जातियों का। तो हमारा जाति क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। इसी प्रकार से जैसे कि देखेंगे, जनन डीएनए एवं अन्य कोशिका अंगों का सृजन करता है। जनन क्या करता है, डीएनए का और अन्य कोशिका अंगों का सृजन करता है। जनन जो है डीएनए के द्वारा ही और अन्य कोशिका अंगों का सृजन करता है। उसी के द्वारा सृजन करना मतलब होता है कि उसी के अनुसार से बढ़ाना, अपने अंगों का बढ़ाना। यानी कि जब कोई वयस्क भाग ले रहे हैं जनन प्रक्रिया में, कोई वयस्क भाग ले रहे हैं, तो इनके अनुसार ही ये संतान उत्पत्ति होंगे। इस संतान को उत्पत्ति इन्हीं के अनुसार होंगे कि इनके अंदर जो डीएनए की मात्रा रहेगी, डीएनए रहेगी, जो कहा जाता है अनुवांशिकी पदार्थ। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी पदार्थ। तो इसी के अनुसार से ये संतान भी उत्पत्ति होंगे, है ना, इसी के अनुसार से ये संतान भी उत्पत्ति होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं जनन के प्रकार। हम कितने प्रकार से इसको बांट के पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो जनन को हम पूरे 2 प्रकार से बांट के अध्ययन कर सकते हैं। पहला क्या बांटेंगे, पहला बांटेंगे पेड़ पौधों में जनन, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन। दूसरा बांट सकते हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इन लिंगों के आधार पर हम 2 प्रकार से इसको बांट सकते हैं, है ना। जीवों के जनन मुख्यतः 2 तरीकों से संपन्न होता है। जैसे कि एक होती है अलैंगिक जनन, इसको कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होती है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसमें बोला जाता है लैंगिक जनन, और ये अलैंगिक जनन। इसमें यही समझेंगे अलैंगिक जनन में पहले कि इसमें केवल एक ही वयस्क भाग लेता है, और एक ही वयस्क से कई सारे कलिका फूटते हैं और वो अपने आप वो अलग हो जाते हैं। तो एक ही वयस्क भाग लेते हैं, वो हुआ अलैंगिक जनन। जैसे कि देखिए, फिर इसका बात कीजिए, तो इसके बारे में देखिए। अब इसके बारे में देखिएगा तो यही पता चलेगी कि ये भी 2 भागों में बट गई है ना। तो ये भी कितना 2 भागों में यहाँ पर देखिए बट गई है। तो ये बोल सकते हैं कि 2 भागों में बट गई। तो विखंडन क्या हो गई, विखंडन। इसमें एक ही भाग लिया, एक ही वयस्क भाग लेते हैं, 2 भागों में बट गए। इसमें भी देखिए एक ही भाग लिए, कितना 2 में बट गए, कितना इसमें 2 नहीं आए। इसमें भी देखिए, है ना, एक ही भाग लिए, 2 में बट गए। ये देखिए अमीबा भी एक ही भाग लिए और 2 भागों में यहाँ पर बट गए हैं अपने आप। तो कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन में एक ही वयस्क भाग लेते हैं, एक ही अंग भाग लेते हैं, एक ही वयस्क मतलब होता है अंग, भाग लेते हैं और भाग लेकर के नए प्रकार के संतानों की अपनी उत्पत्ति करते हैं, है ना। नए प्रकार के प्रजातियों की उत्पत्ति करते हैं, अपने जैसे उत्पत्ति करते हैं, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए बातों को। अब एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बोल सकते हैं, इसमें 2 भाग लिए, है ना, 2 भाग लिए। जैसे कि देख सकते हैं एक फीमेल का और एक मेल का, है ना, मेल का। तो फीमेल का क्या भाग लेते हैं, अंडाणु। क्या भाग लेते हैं, अंडाणु। फीमेल बोले तो स्त्री, क्या स्त्री। मेल बोले तो क्या, पुरुष। तो इसमें क्या भाग लेते हैं, फीमेल का अंडाणु और मेल का स्पर्म का शुक्राणु। क्या भाग लेते हैं, शुक्राणु। तो अंडाणु शुक्राणु जब ये दोनों जाकर के मिलते हैं, जब ये दोनों जाकर के इससे मिलते हैं, तो मिलने के बाद यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं। मिलने के बाद फिर क्या होते हैं, यहाँ पर जाकर के यहाँ से मिलते हैं और मिलने के बाद एक युग्मक बनती है। यही युग्मक फिर जाकर के धीरे धीरे विकास करता है, तो इस रूप में प्राप्त होती है ना, जो भ्रूण के रूप में प्राप्त होती है। भ्रूण, है ना, गर्भाशय में
स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के रूप में प्राप्त होते हैं और यही भ्रूण जब बाहर निकलते हैं तो वे शिशु के रूप में दिखते हैं, है ना। ऐसा बोल सकते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोल सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कैसे होती है, एक बार और इसको देख लिया जाए कि किस प्रकार से ये होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस यही बातों को हम समझेंगे, यही हम समझ पाएंगे कि इसमें दो वयस्क भाग लिए, एक वयस्क और दो वयस्क, दोनों भाग लिए। इसका अंडाणु भाग लिया और इसका शुक्राणु भाग लिया, दोनों जाकर के क्या करते हैं, मिलते हैं। तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं, ये युग्मक बनाते हैं। युग्मक बना करके भ्रूण का निर्माण करते हैं, भ्रूण के बाद फिर शिशु का निर्माण होती है। ऐसी प्रक्रिया होती है, तो ये कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए बातों को? इसमें कोई दो भाग नहीं लेते हैं, बल्कि एक ही भाग लेते हैं, दो का निर्माण करते हैं या 2 से 4 का निर्माण करते हैं। इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल इस बात को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है ना, ये क्या है? तो इसके बारे में बता ही दिए। अलैंगिक जनन में पैदा होने वाली संतान आनुवांशिकी गुणों में ठीक जनक के समान होती है, यानी कि जैसा इसका जनक है, जैसा इसका जनक है, इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं हाइड्रा। क्या बोलते हैं? हाइड्रा। हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा में एक हाइड्रा से देखिए कलिका फूट रही है, फिर धीरे धीरे अलग हो जाएगी। तो अलग हो जाएगी हाइड्रा में, तो बोल सकते हैं कि अपने जैसा ही उत्पन्न कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने जैसा ही उत्पन्न कर रहे हैं। समझ गए? तो ये हो गया असेक्सुअल जनन, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी देख रहे हैं कि जब ये टूट रहे हैं तो अपने जैसा ही उत्पन्न कर रहे हैं, ये भी टूटेंगे तो अपने जैसा ही उत्पन्न करेंगे। समझ गए बातों को? तो ये क्या हो गया, असेक्सुअल, यानी कि आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण किसको कहते हैं? आनुवांशिक गुण उसको कहा जाता है जैसे कि जिससे किसी संतान का उत्पत्ति होता है, जिस किसी से संतान की उत्पत्ति होता है या अगले भाग की उत्पत्ति होता है, तो फिर उनके जैसे गुणों में मैच करता है, उनके जैसे गुणों को मिलान करता है, यानी कि मिल जाता है, सेम टू सेम रहता है, तो उसे कहते हैं आनुवांशिक गुणों, है ना। यानी कि पिता का गुण पुत्र में, पुत्र का गुण उसके पुत्र में ऐसे दिखाई देने लगते हैं तो वो कहलाते हैं, या फिर पिता का लक्षण पुत्र में, पुत्र का लक्षण उसके पुत्र में ऐसे दिखाई देने लगते हैं, उसे कहते हैं आनुवांशिक गुण। क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण। जैसे कि देख सकते हैं, इसका आनुवांशिक गुण क्या, इसके पुत्रों में ये दिखाई पड़ेंगे, इसका आनुवांशिक गुण इसमें दिखाई पड़ेंगे, है ना, बिल्कुल ये दिखाई पड़ेंगे। तो बोला गया आनुवांशिक गुणों के ठीक जनक के समान होती है, क्योंकि इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। क्योंकि युग्मक का संलयन नहीं होता है, युग्मक मतलब होता है कि अंडाणु और शुक्राणु जैसे इसमें प्रक्रिया नहीं होती है, तो संलयन नहीं होता है। तो इसके जैसा आप बोलेगा कि संलयन होता है, तो कभी पुरुष के जैसा या स्त्री के जैसा मिल सकती है, या स्त्री के जैसा पुरुष के जैसा इसका युग्मक बन सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दोनों का इसमें गुण जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें एक रहता है तो एक ही का गुण इसमें ट्रांसफर होती है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया हो सकती है। इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यक्ति भाग लेती है, एक व्यक्ति बोले या तो एक वयस्क भाग लेती है ना, एक वयस्क भाग लेती है। समझ गए? इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेते हैं। इस भाग में, युग्मक में शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु भाग ले रहे थे, अंडाणु और शुक्राणु भाग ले रहे थे, वैसा इसमें कोई भाग नहीं लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर बोला गया है कि जीवों में अलैंगिक जनन विभिन्न विधियों के द्वारा संपन्न होती है। अब ये अलैंगिक जनन भी कई प्रकार के होते हैं, कई विधि द्वारा होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए एक वयस्क से क्या निकल रही है, मुकुल निकल रही है। फिर धीरे धीरे ये अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। अब इसमें देखिए विखंडित हो रही है, क्या हो रही है, विखंडित हो रही है, दो भागों में बट रही है। तो ऐसा कह सकते हैं, इसको हम मुकुलन कह सकते हैं, विखंडन कह सकते हैं। तो ऐसा देखिए ये भी क्या हो रही है, विखंडित हो रही है। ऐसा कई भागों में ऐसा हो सकती है। तो इसको कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हो सकते हैं विखंडन हो सकते हैं, दूसरा हो सकते हैं मुकुलन हो सकते हैं। विखंडन को फिजन कहते हैं, मुकुलन को वर्डिंग कहते हैं, फिर कहते हैं पुनर्जनन जिसको कहते हैं रीजनरेशन, फिर बीजाणु जनन तो कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, है ना। इस प्रकार से ऐसा हो सकते हैं। तो अलैंगिक जनन में ये सारे प्रक्रिया देखने को मिलती है, पहला से लेकर टोटल 4 प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें है। पहला समझेंगे विखंडन।
तो विखंडन ये हमेशा अमीबा में देखने को मिलती है। जैसे कि अमीबा है, ये अमीबा है, तो अमीबा दो भागों में, ये देखिए बट गई, दो भागों में बटने के बाद फिर इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये दो भागों में पूरी रूप से बट गई, है ना। यानी कि अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति कर लिए। तो ये अमीबा में द्विविखंडन हुआ। कैसा हुआ? द्विविखंडन, यानी कि दो भागों में भी बटेगी, फिर एक भाग और फिर आएगी, तो ये भी दो भागों में बटेगी, ये भी दो भागों में बटेगी, ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी, तो एक अमीबा कई भागों में बट जाएगी, तो इसे हम बहुविखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुविखंडन। तो अमीबा में द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं, समझे। एक कोशिकीय जीव मुख्य रूप से विखंडन के द्वारा ही जनन करते हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो एक कोशिका से मिलकर बना है ना, बिल्कुल। अब देखिए, जैसे में अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, एक कोशिकीय, शैवाल, यूग्लिना इत्यादि सभी क्या है? एक कोशिकीय जीवाणु है जो विखंडन प्रक्रिया द्वारा ही अपने शरीर का निर्माण करते हैं या नए शरीर का निर्माण करते हैं। यानी कि विखंडन प्रक्रिया द्वारा ही नए संतान की उत्पत्ति कर पाते हैं। ऐसा ही था। विखंडन की विधियों में उत्पादन वृद्धि की अनुकूलता रहती है ना। उत्पादन यानी कि विखंडन वृद्धि में जो उत्पादन होती है उसको अनुकूलता रहती है, यानी कि अनुकूल बनाए रहती है। ये कभी अपने से अलग नहीं होती है, अपने से अलग नहीं होती है। जैसा ये रहता है उसी प्रकार से ये निर्माण होती है, ऐसा बोला गया। विखंडन की क्रिया में दो प्रकार की होती है, एक द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन पता चल गया होगा, जब एक वैशिष्ट दो भागों में बढ़ते हैं तो द्विविखंडन, जब एक वैशिष्ट अनेकों भागों में बढ़ते हैं तो बहुविखंडन, है ना। वैसे ही जैसे समझाए थे। अब देखिए द्विविखंडन क्या है? बाइनरी फ्यूजन, है ना, फिजन। देखेंगे ऐसा विभाजन जिसके द्वारा एक जनक से केवल दो संतानें का निर्माण होती है। एक जनक से दो संतानें का निर्माण होती है तो उसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन कहते हैं। जैसे जीवाणु में, पैरामीशियम में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, यूग्लिना में, ईस्ट में, ये सभी में देखने को मिलती है। बहुविखंडन क्या है? यानी कि मल्टीपल फ्यूजन क्या है? ऐसा विभाजन जिसके द्वारा एक जनक एक साथ अनेकों संतानों का उत्पन्न करता है उसे बहुविखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा में भी बहुविखंडन होती है ना, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होती है, और क्या कीट में होती है, शैवाल में होती है, ये सभी में बहुविखंडन की प्रक्रिया देखने को मिलती है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे मुकुलन, 2 नंबर में मुकुलन क्या है? तो मुकुलन में बताए थे बडिंग में कि जब एक रहेंगे एक से मुकुल निकलेंगे, इसी को मुकुल या वुड कहते हैं, मुकुल या वुड कहते हैं। इससे निकलते हैं, ये धीरे धीरे विकास करते बड़ा होते हैं, बड़ा होते होते ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के एक अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं, है ना। तो ये मुकुलन जैसी प्रक्रिया कहलाई, जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो यह एक प्रकार के अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें भी तो एक ही भाग लिया, 2 भाग नहीं लिया, ठीक है। जो जनक के शरीर की सतह से कली या प्रबंध निकलता है, इसे मुकुल या वुड भी कहते हैं। निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। यह ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज ये सभी में देखने को मिलता है, इत्यादि में जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो सवाल इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए ईस्ट में किस प्रक्रिया द्वारा जनन होती है? तो ईस्ट में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा। हाइड्रा में किस प्रक्रिया द्वारा जनन होती है? तो मुकुलन प्रक्रिया द्वारा। आप इस बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर बोला गया इस विधि में जीवों का शरीर से एक उभार निकलता है जिसे मुकुलिया वुड कहते हैं, है ना। एक उभार निकलते हैं जिसे मुकुलिया वुड कहते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। ये हो गए मुकुलन। फिर आ जाते हैं पुनर्जनन या अपघटन। पुनर्जनन, अपघटन, इसमें क्या होता है कि इसमें एक जनक अंग रहते हैं, ये कई अंगों में विभाजित हो जाते हैं, आधा ऊपर आधा नीचे विभाजित हो जाते हैं। अब विभाजित होने के बाद जो कटे हुए भाग है वो पुनः विकसित हो जाते हैं। कटे हुए भाग क्या हो जाते हैं? पुनः विकसित हो जाते हैं और 2 का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं? 2 का निर्माण कर लेते हैं। ये कहलाते हैं पुनर्जनन और अपघटन। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? खंडित हो जाते हैं। 2 या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, और तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों को विकास कर लेते हैं। अब प्रत्येक खंड अपना खोया हुआ भाग क्या करते हैं?
विकास कर लेते हैं। आप विकास करके पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं, पूरा पूरा विकसित नए नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे जैसे कि क्या रहते हैं, प्लैनेरिया, हाइड्रा, टेपवर्म, ये सभी इसी के द्वारा जनन करते हैं। पुनर्जनन अपघटन के अंतर्गत कौन करते हैं, प्लैनेरिया, हाइड्रा और टेपवर्म, है ना, और हुकवर्म, ये सभी जो होते हैं ये पुनर्जनन के द्वारा जनन करते हैं, है ना। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा। आदि में इस प्रकार की जनन पाया जाता है, इस प्रकार की। आगे देखना है कि बीजाणु जनन क्या है। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन में बता दे कि जब कभी यहाँ पर देखना किस प्रकार से होती है कि जब कभी किसी पौधा में किसी बीजाणु के रूप में निर्माण होती है तो पहले ये गोलाकार के रूप में रहते हैं, धीरे धीरे ये अलग होते हैं, तो इससे कई बीजाणु बाहर निकलते हैं और यही कई बीजाणु बाहर निकल करके ये अपना एक आगे फिर जनन करते हैं, तो इस प्रकार के फिर बना लेते हैं, है ना। जैसे कि बोला गया निम्न श्रेणी में जीवों का बीजाणु जनन द्वारा बीजाणुक होते हैं बनते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति में पाकर नए पौधे बनाते हैं। जो अनुकूल परिस्थिति में पाकर के ये बीजाणु क्या करते हैं, नए पौधे बनाते हैं। जैसे कि क्या, शैवाल, कवक, ये सभी में क्या होते हैं, बीजाणु जनन होते हैं। ये सभी में क्या होते हैं, बीजाणु जनन होते हैं। इसी प्रकार के जनन में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग मशरूम देखेंगे, मशरूम की खेती करने के लिए उसमें बीज डाला जाता है, वही बीजाणु के रूप में जो बीज रहता है वो डाला जाता है, धीरे धीरे मशरूम उससे उभार आते हैं, मशरूम बाहर निकलते हैं, समझ गए। तो बीजाणु जनन प्रक्रिया द्वारा वो निर्माण होती है, क्योंकि मशरूम भी तो एक प्रकार की कवक है, समझ गए बातों को। बिल्कुल वैसा ही देखेंगे। अब आगे है पौधों में कायिक प्रबंधन। ये भी अलैंगिक जनन का ही भाग है। जैसा कि आप देखते होंगे कभी कभी कोई भोज्य पदार्थ, कभी कोई भोजन जो है जिसको हम ग्रहण करते हैं, कभी कभी नमी की मात्रा में या जलवाष्प की मात्रा में उससे कलिका निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं, कलिका निकलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कायिक प्रबंधन कहा जाता है। समझ गए बातों को। कायिक प्रबंधन बोला कि जनन की वह प्रक्रिया जिससे शरीर के कोई कायिक वृद्धि या भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि टूटकर अलग हो जाते हैं, है ना। इसे जड़, तना, पत्तियां आदि निकलते हैं और टूट करके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो जनन होते हैं। अलग हो जाते हैं, अनुकूल परिस्थिति में रहकर भी नया पौधा का उत्पन्न करते हैं, और ये नए पौधे का क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। कायिक प्रबंधन का मुख्य दो प्रकार होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रूप से जैसे कभी कभी देखते होंगे कि हम लोग जो पौधा के रूप में लगाते हैं ज़मीन के अंदर, है ना, जो उसका तना रहता है कभी टूट करके अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के उससे अपने आप निकलने लगते हैं, क्या, तना के रूप में, तो वो कायिक निकल रहा है प्राकृतिक रूप से। हम उसे नहीं निकाले हैं, वो कृत्रिम रूप से नहीं निकाले, प्राकृतिक रूप से निकल रहे हैं, तो वो प्राकृतिक कायिक प्रबंधन कहलाएगी। कृत्रिम हम क्या करते हैं कि एक पौधा लेते हैं, पौधा में क्या लगाते हैं, कॉलम जानते हैं। जैसे कि पौधा का तना रहती है, तो तना को छील करके उसको क्या किया जाता है, उसमें सूती का कपड़ा लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर पानी डेली डाला जाता है प्रतिदिन, और पानी डालने के बाद उससे जड़ निकलने लगते हैं। उसी को फिर काट करके अलग कर देते हैं, तो उस पौधा को लगाते हैं, तो कहलाता है क्या, वो क्या है, कृत्रिम रूप से हम कॉलम बनाएं। तो कृत्रिम रूप से कायिक प्रबंधन, जैसा कि हम ऐसा देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि देखिए तना ही लिए थे, क्या लिए थे, तना लेने के बाद इसमें क्या, कपड़ा लपेट दिए। लपेटने के बाद कपड़ा अब धीरे धीरे क्या हुआ था, इसको हम डाल दिए, कहाँ पर, मिट्टी में डालें। मिट्टी में नमी की मात्रा मिली, नमी की मात्रा मिलने से उसमें जड़ आई, क्या आई, जड़ आ गई। और जड़ आ गई, फिर इसको कहीं जा कर के लगा देंगे, तो ये हो गया कृत्रिम रूप से हम बनाएं। क्या बनाएं, कृत्रिम रूप से। जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, लगा करके अपने आप जड़ उसमें आ गई। देखिए तना, पत्तियाँ उतियाँ आ गई तो जड़ उड़ आ गई, तो उसको निकाल के कहीं और लगाएंगे तो कृत्रिम रूप से ऐसा हुई। जैसे कि कहाँ देखने को मिलती है, गुलाब के फूल में। कहाँ देखने को मिलती है, तो गुलाब के फूल में। ऐसा ही गुलाब के फूल में तना नहीं लगती है, केवल ये तना ले लीजिए, कपड़ा लपेट दीजिए, लपेटने के बाद मिट्टी वगैरह लगा के गाड़ दीजिए, किसमें, मिट्टी में डाल दीजिए, और डालने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या निकलती है,
जड़ निकलने लगती है जो इस रूप में दिखती है, उसके बाद फिर उसको क्या कीजिए, लगा दीजिए, देखिए फ्लावर के रूप में उभर आई। फिर बिल्कुल इसी तरह प्राकृतिक कायिक प्रबंधन में जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा संपन्न होता है। कृत्रिम कायिक प्रबंधन में सामान्य विधियां हैं। प्राकृतिक कायिक प्रबंधन किसी प्रकार से भी हो सकती है, जैसे कि ये प्राकृतिक रूप से हो रही थी, इसे कोई नहीं किया था, अपने आप ये निकल गई थी। जैसे आलू, देखिए आलू प्याज घर में पड़े रहते हैं तो उससे एक समय बाद अपने आप कलिका उससे निकलने लगते हैं आलू प्याज से, तो कह सकते वो प्राकृतिक कायिक प्रबंधन है। समझ गए? अब आगे देखना है कृत्रिम कायिक प्रबंधन। कृत्रिम कायिक प्रबंधन जो आपके सामने है, इसको कृत्रिम रूप से हाथों से बनाया गया और कायिक प्रबंधन किया गया है ना, जैसा कि देख सकते हैं। कलम द्वारा, जैसे कलम द्वारा, रोपण द्वारा, दाब कलम द्वारा हम कलम लगाएं इस प्रकार से। इस प्रकार के कायिक प्रबंधन को आमतौर पर आर्किड, अंगूर, गुलाब और रजनीगंधा आदि पौधे का विकास किया जाता है ना, आदि पौधे में किया जाता है। आर्किड का पौधा, अंगूर का पौधा, गुलाब का पौधा, रजनीगंधा का पौधा, ये सभी के पौधा में क्या, इस सब का प्रयोग किया जाता है, ये सब का कायिक प्रबंधन द्वारा, ठीक है, पौधा का निर्माण किया जाता है। फिर उसी प्रकार से आगे थी कि उत्तक संवर्धन क्या है। उत्तक संवर्धन एक आधुनिक तंत्र है जिससे पौधे का विकास किया जाता है। क्या किया जाता है कि एक प्रखनली लिया जाता है, कांच की, ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, जल भर लिया जाता है। जल भरने के बाद इसमें लवण की मात्रा डाल दिया जाता है। लवण जो पौधों को चाहिए वो लवण की मात्रा, रसायन की मात्रा डाल दिया जाता है। और डालने के बाद पौधे का कटा हुआ तुलदा, यानी कि बोल सकते हैं तो पौधे का कटा हुआ तना का भाग एक छोटा सा भाग लेकर के डाल दिया जाता है इसके अंदर। डालने के बाद पता चलता है कि इससे जड़ निकल आया। क्या निकल के आया? जड़। इस प्रकार से पौधा तैयार हो गया। ये अब इस पौधा को निकाल करके कहीं पर मिट्टी में डाल दिया जाता है, धीरे धीरे उस पौधा का विकास होता है तो पौधा पेड़ बन जाती है। समझ गए बातों को? ऐसे ही प्रक्रिया होती है। तो ये एक आधुनिक तंत्र है, आधुनिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पौधा का निर्माण होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा ही देखिए जड़ का निर्माण हुआ। नीचे देख पा रहे हैं, जड़ का निर्माण हुआ, जबकि मिट्टी भी नहीं है फिर भी जड़ का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ? वो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जड़ों का निर्माण कर लिया गया। उसके बाद फिर उससे क्या निकल गया? पौधे निकल गए। उसी पौधे को ले जा करके सभी जगह लगा दिया जाता है ना। ये आधुनिक विधि है जिसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगती है। 24 घंटा के दौरान कई सारे पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। 24 घंटा के अंदर ही कई सारे पौधे तैयार कर लिए जाते हैं इस प्रक्रिया द्वारा। तभी ना फिर पौधों की संख्या में तुरंत वृद्धि हो जाती है। हमें तुरंत चाहिए 10,000 पौधा, 5,000 पौधा, तो इसी विधि द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं 10,000, 5,000 पौधा। ये आधुनिक कॉलम विधि है ना, जिसे कहते हैं उत्तक संवर्धन। क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन। इस प्रकार से कि कृत्रिम कायिक प्रबंधन में स्वस्थ पौधे को उत्तक एक छोटा टुकड़ा काट कर लिया जाता है। स्वस्थ पौधा जो रहता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके लिया जाता है। इसे किसी विशेष पोषक माध्यम में रख दिया जाता है, प्रखनली में रख दिया जाता है, जिसमें पोषक तत्व मिले। बाद में यह वृद्धि कर छोटे छोटे पिंड बना लेते हैं, जिसे कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पिंड को क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैलस कहते हैं। ऐसा बना लेते हैं जिसे कैलस कहते हैं। उत्तक संवर्धन कायिक प्रबंधन की आधुनिक विधि है। जो हम करते हैं कायिक प्रबंधन करते हैं, कायिक प्रबंधन इसका आधुनिक विधि है उत्तक संवर्धन। क्योंकि उत्तक संवर्धन विधि द्वारा अधिक से अधिक पौधों की प्राप्ति किया जाता है। अधिक से अधिक पौधों की इसमें प्राप्ति किया जाता है उत्तक संवर्धन द्वारा। तो ये कायिक प्रबंधन की आधुनिक विधि है। समझ गए? क्योंकि इसमें अधिक से अधिक पौधों की प्राप्ति किया जाता है। अब आगे बोल सकते हैं, जैसे कि इस विधि में उत्तक पौधे जैसे कौन सा? ग्लैडियोलस, गेहूं और आर्किड, ये सभी के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाते हैं, अधिक से अधिक उगाए जाते हैं। और उससे क्या? पौधे के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाता है। फिर उगाए जाते हैं। इस विधि से तैयार किए गए पौधे प्रतिरूप से क्लोन कहलाता है। इस विधि से तैयार किया गया पौधा क्या कहलाता है? क्लोन पौधा। क्या कहलाता है? क्लोन पौधा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर उत्तक संवर्धन, कायिक प्रबंधन, ये सभी समझ में आया होगा, है ना। ये सभी से सवाल पूछा जाता है कि उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं, कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो वो सभी बताना है ना, परिभाषा
लिखना है, जो यहाँ पर पढ़ाएं वही लिखना है। यहाँ देखिएगा। अब फिर आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपको पहले ही बता चुके थे कि इसमें फीमेल एक होती है और एक मेल होती है ना। फीमेल का क्या, अंडाणु, मेल का शुक्राणु, दोनों भाग लेती है, तब जाकर के किसका निर्माण होती है, यहाँ पर निर्माण होती है, युग्मक बनती है। और इसी युग्मक से क्या निर्माण होती है, भ्रूण का। अब भ्रूण का विकास होकर के बाहर निकलते हैं तो शिशु का। समझ गए। इस प्रकार से क्या होती है, लैंगिक जनन। समझ गए इस बातों को। लैंगिक जनन में देखेंगे कि इसमें जनन की वह विधि है, यह जनन की वह विधि है जिसमें दो भिन्न भिन्न लिंग भाग लेते हैं। जैसे इसका क्या, अंडाणु, और इसका शुक्राणु भिन्न भिन्न भाग लेते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर भाग है ना, और मादा दोनों भाग लेते हैं। मादा को फीमेल, नर को मेल, है ना, ऐसा कहा जाता है। ये भाग लेते हैं और भाग लेकर के उसे लैंगिक जनन कहते हैं, है ना, ऐसा भाग लेते हैं। नर युग्मक मेल गैमेट को शुक्राणु कहा जाता है। नर युग्मक को क्या कहा जाता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक को अंडाणु। और क्या कहते हैं, मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, फेल गैमेट को अंडाणु कहा जाता है, जिसे ओवम के नाम से जानते हैं। समझ गए। नर युग्मक का आकार छोटा होता है, चलायमान होता है, छोटा एवं चलायमान होता है, मतलब कि ये गति करती है, ये सबसे छोटी होती है। क्या होती है, छोटी। लेकिन मादा युग्मक का आकार सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। अंडाणु की संख्या, अंडाणु का आकार सबसे बड़ा होता है और शुक्राणु का आकार सबसे छोटा होता है ना। इसकी संख्या में बहुत छोटा ये होते हैं, है ना, ये बहुत छोटा होते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं, है ना। चलायमान होते हैं, मतलब कि ये गति करते रहते हैं। क्या करते हैं, गति करते हैं, ये रुके रहते हैं, ठीक है। फिर आकर के जबकि मादा युग्मक का आकार बड़ा होता है और अचल होता है, मतलब कि ये चलता नहीं है, गति नहीं करता है और ये बड़ा होते हैं, ऐसा प्रक्रिया होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में देख पा रहे होंगे कितने बड़े और कितने छोटे हैं, है ना, देख पा रहे होंगे। ये देखिए क्या है, ये नर युग्मक है। क्या है, ये नर युग्मक है, कितने छोटे हैं, और ये मादा युग्मक है, दिख पा रहा है, मादा युग्मक कितने बड़े हैं, है ना। ये चलायमान नहीं होते, ये गति के साथ, इसके पूंछ होते हैं, पूंछ के गति के साथ क्या करते हैं, ये आगे गति करते हैं और जाकर के इसके दीवारों को तोड़ करके आगे जाकर के युग्मक बनाते हैं, है ना। इसके बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद बताएंगे क्या कैसे युग्मक बनाती है, ठीक है। पहले देखना, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। नर युग्मक ये वाला जो है और मादा युग्मक संलयन मतलब मिल जाता है, इसके दीवारें जो रहते हैं उसको तोड़ करके जब ये आगे चले जाते हैं तो इससे मिल जाते हैं, ठीक है। तब ये क्या कहलाता है, निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया यही होती है जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन हो जाएगा, मिलन हो जाता है, तब निषेचन कहलाती है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, युग्मनज या जायगोट। जब निषेचन हो जाता है तब एक जायगोट बनता है, युग्मनज, जो हम यहाँ पर देख पाते हैं। क्या बनती है, यहाँ पर युग्मनज बनती है। अभी तो ये अंदर ही जा रहे हैं, अंदर जाने के बाद फिर युग्मनज बनती है, यानी कि जायगोट का निर्माण करती है, समझे। उसी प्रकार से जायगोट विभाजित या विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, और यही जायगोट क्या करते हैं, विभाजित होकर के, विकसित होकर के एक नए जीव का निर्माण करते हैं। और जीव का निर्माण करके धीरे धीरे जब 9 महीना में ये वापस निकल जाते हैं तब ये शिशु कहलाते हैं। ऐसे ये भ्रूण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भ्रूण कहलाते हैं, समझ गए, भ्रूण कहलाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो शिशु कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना, इस प्रकार से। अब आगे है, लिंग के आधार पर जीवों को 2 श्रेणियों में बांटी गई है। लिंग के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर जीवों को 2 श्रेणियों में बांटी गई है। एक कहा गया है एक लिंगी और कहा गया है द्विलिंगी। ये पहले पादप के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। पहले पादप के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जीव जंतु पर आते हैं। ये तो हम ऐसा ही सिंपल सा बताए थे कैसे युग्मक बनाती है, लेकिन इसके बाद भी हम आगे बताएंगे। पहले हम पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होती है ना।
तो पहले समझेंगे एकलिंगी। एकलिंगी कहा जाता है कि जिस पौधे के पुष्प में केवल एक ही प्रकार के लिंग होते हैं, एक ही प्रकार के लिंग होते हैं, तो वो कहलाते हैं एकलिंगी। समझ गए। और दूसरा लिंग दूसरे पुष्प में होते हैं, दूसरा लिंग दूसरे पुष्प में होते हैं, तो वो कहलाते हैं एकलिंगी। ठीक है, एकलिंगी। और जिस पौधे के पुष्प में दोनों लिंग होते हैं, ठीक है, दोनों लिंग होते हैं, तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। तो पहले देखेंगे एकलिंगी क्या होता है। एकलिंगी जब नर या मादा लिंग अलग अलग व्यक्तियों में हो, नर या मादा लिंग अलग अलग व्यक्तियों में हो, तो एकलिंगी कहलाता है। जैसे कि पुरुष में भी देख सकते हैं, है ना, व्यक्तियों में देख सकते हैं, तो पुरुष और महिला, तो महिला में महिला लिंग, पुरुष में पुरुष लिंग, तो दोनों नर और मादा में अलग अलग प्रकार के लिंग होते हैं, दोनों अलग अलग व्यक्तियों में होते हैं, तो कह सकते हैं वो एकलिंगी है। क्या है? एकलिंगी है। जब एक ही पुष्प में दोनों प्रकार के लिंग हो तो कहलाएंगे द्विलिंगी है। आप समझ रहे होंगे इस बातों को। ठीक है, पाए जाते हैं तब ऐसे जीव एकलिंगी कहलाती है। उदाहरण के लिए पपीता, खजूर, कद्दू, चिड़िया, केचुआ, तितली, मेढक, ये सभी क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं, क्योंकि इसमें एक एक लिंग पाए जाते हैं, क्योंकि फिर अगला में पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर जीव कहते हैं। जो जीव क्या उत्पन्न करते हैं? शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? शुक्राणु ये उत्पन्न करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? नर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नर कहलाते हैं। बिल्कुल यही ध्यान में रखना है। फिर बोला गया जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं, अंडाणु उत्पन्न करते हैं, तो वो मादा जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मादा जीव कहलाते हैं। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि देखेंगे द्विलिंगी, आप देख पा रहे हैं कि एक ही फूल पुष्प है। कितना पुष्प है? ये एक पुष्प है, लेकिन इसमें दो प्रकार के लिंग दिख रहा होगा। देखिए आपको दिखाते हैं दो प्रकार के लिंग कौन कौन से हैं, है ना। ये देखिए एक प्रकार के लिंग यहाँ पर है, एक लिंग ये हुआ, है ना, ये वाला हुआ, और दूसरा प्रकार के लिंग ये वाला हुआ, है ना, ऐसा हुआ। तो ये हुआ ये हुआ द्विलिंगी, क्योंकि इसमें दो प्रकार के लिंग, ये वाला भाग कहलाती है जयांग। क्या कहलाती है? जयांग। ये वाला भाग कहलाती है पुमंग। क्या कहलाती है? पुमंग। ये कहलाती है नर भाग, ये कहलाती है मादा भाग। क्या कहलाती है? मादा। नर भाग यानी कि पुरुष, क्या पुरुष, और मादा भाग स्त्री, है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्त्रीकेसर। क्या नाम इसका है? स्त्रीकेसर। अब पुरुष से इसका नाम क्या है? पुंकेसर। क्या नाम है? पुंकेसर, क्योंकि ये नर भाग है। ठीक है, इसको पुमंग वाले भाग कहते हैं, इसको जयांग वाले भाग कहते हैं, तो स्त्रीकेसर, है ना। इस बात को पता चल गया होगा। अब इसके सारे भागों को बारे में हम बताएंगे, पहले समझते हैं एकलिंगी द्विलिंगी के हिसाब से। जब नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही व्यक्तियों में होते हैं तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। इसे द्विलिंगी के नाम से भी जानेंगे, उभयलिंगी के नाम से भी जानेंगे। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं मनुष्य में, है ना, मनुष्य में देखने को मिल सकता है, गुड़हल के रूप में देखने को मिल सकता है, केचुआ के रूप में, कृमि के रूप में, हाइड्रा के रूप में, ये सब क्या हो जाते हैं? द्विलिंगी। क्या हो जाते हैं? द्विलिंगी। ऐसा देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं आगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यहाँ पर समझेंगे, ये पुष्प है, ठीक है, इसमें लैंगिक जनन कैसे होती है, तो सबके बारे में पहले समझेंगे कि कैसे कैसे होती है, क्या क्या इसका होती है। तो पहले देखेंगे कि ये तो क्या है? जयांग भाग है, जयांग भाग है। आए क्या है? पुमंग भाग है। ये पुमंग वाले हो गए और ये क्या हो गए? जयांग वाले। तो दो भाग इसमें देखने को मिलती है। लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधे में फूल वास्तविक जनन अंग होते हैं। फूल जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, ये वास्तविक जनन अंग होते हैं पौधे का। पौधे में यदि कहीं जनन होते हैं तो पुष्पों में और फूलों में होते हैं, उसके बाद फिर कहीं देखा जाएगा। समझ गए? ऐसा ही प्रक्रिया होती है। पुष्प में जनन अंग उपस्थित होते हैं, फूलों में ही जनन अंग उपस्थित होते हैं, जिसे जयांग और पुमंग के नाम से जानते हैं। जनन क्रिया के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो पुष्प के इस जनन प्रकार के लिए प्रायः एक डंठल के द्वारा तने से जुड़े रहते हैं। डंठल के द्वारा तने से जुड़े रहते हैं, इसे डंठल कहते हैं। क्या कहते हैं? डंठल के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत के नाम से जाना जाता है।
वृंत के सिरे पर स्थित फूलों से फूला हुआ चपटा भाग पुष्पासन का थाइलस होता है। ये क्या भाग है? ये पुष्पासन है, चौड़ा सा। ये क्या है? पुष्पासन वाले भाग है, इसको पुष्पासन कहते हैं या थाइलस कहलाता है। सभी का पहले भाग समझना है। फिर बोला जाता है कि एक समान पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं तो समझते हैं पहले। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, फिर क्या होते हैं? पुंकेसर, फिर क्या होते हैं? जयांग भाग होते हैं, है ना। फिर पहले समझते हैं बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज कौन कौन से हो जाएंगे तो देख रहे होंगे, ये वाला क्या है? ये बाह्य दलपुंज है। क्या है? ये बाह्य दलपुंज है। और ये पत्तियों वाला भाग क्या है? ये दलपुंज है। क्या है? ये दलपुंज है। समझ गए? तो ये बाह्य दलपुंज हो गए और ये दलपुंज हो गए, या तो इसी का नाम बोल सकते हैं पंखुड़ी। क्या बोल सकते हैं? पंखुड़ी। पंखुड़ी बोल सकते हैं। जो सुंदरता प्रदान करती है, फूलों को जो सुंदरता प्रदान करती है, जो सुंदर लगती है, तो वो पंखुड़ी होती है। इसे दलपुंज भी कहते हैं। और बाह्य दलपुंज को पुष्पासन के रूप में भी जान सकते हैं। पुष्पासन बाह्य दलपुंज। और इसको पुष्पवृंत को कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत या डंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? डंटल कहते हैं। अब बाकी बात, ये क्या हो गए? ये हो गए जयांग वाले भाग। क्या हो गए? जयांग वाले भाग हो गए, है ना, जयांग वाले। और ये क्या हो गए? ये हो गए पुमंग वाले भाग। क्या हो गए हैं? पुमंग वाले। जयांग वाले भाग में क्या क्या होते हैं तो देख सकते हैं आप। वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिका होते हैं, अंडाशय होते हैं। 3 भाग इसके होते हैं। आप इसको जरा देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, कितने भाग यहाँ पर दिख रहे होंगे, है ना। एक ऊपर वाले भाग यहाँ दिख रहे होंगे, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक वाले भाग दिख रहे होंगे, टोटल, ये टोटल भाग इस कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचे वाले भाग दिख रहे होंगे तो ये अंडाशय कहलाते हैं। क्या कहलाती है? अंडाशय कहलाती है। अब आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसके बारे में देखिए तो ये क्या हो गया? ये परागकोश हुआ, ऊपर में जो रहते हैं परागकोश हुआ। अब बाकी बात जो डंटल के रूप में रहते हैं इसे पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतंतु। ये पुमंग वाले भाग हो गए, ये नर जनन अंग हो गए, इसीलिए इसे पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों को मिलाते क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम हुआ। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव पुष्पों का एक नामांकित चित्र बनाएं, तो इसी प्रकार से आपको चित्र को बनाना होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखेंगे आगे। बाह्य दल एवं दलपुंज के सहायक अंग होते हैं। यानी कि बाह्य दलपुंज ये वाला जो होते हैं, इस दलपुंज के सहायक अंग होते ताकि बांध के रखता है। जैसे इस वाले भाग को हम बाहर निकाल देते हैं तो जो सुंदरता ये प्रदान कर रही है ये भी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इसको सहारा प्रदान कर रहे हैं, बांध के रख रहे हैं, यही दलपुंज। समझ गए? बाह्य दलपुंज ही दलपुंज को क्या करते हैं? बांध के रखते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। जैसे ही इसको बाहर निकाल ले बाह्य दलपुंज को, तो दलपुंज भी बाहर निकल जाएगी। समझ गए? ऐसी प्रक्रिया होती है ना। दलपुंज के सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग कहते हैं। पुंकेसर और जयांग को आवश्यक अंग कहते हैं। ये पुंकेसर समझ रहे हैं? ये पुंकेसर वाले भाग और कौन सा? ये जयांग वाले भाग, दोनों क्या हो जाते हैं? आवश्यक अंग होते हैं जनन के लिए। जनन का आवश्यक अंग कहलाते हैं। ठीक है, सहायक अंग फूलों को आकर्षक बनाने के लिए के साथ साथ आवश्यक अंगों को रक्षा करते हैं। ये सहायक अंग ये सब है, चारों तरफ से फूल का जो फव्वारे लगे हुए रहते हैं पत्ते के रूप में, इसको दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये आकर्षक प्रदान तो करता है, फूलों को सुंदरता प्रदान करता है, लेकिन बीच में जो पुंकेसर, अस्त्रिकेसर, जयांग, पुमंग रहता है उसको सहायता प्रदान करता है। बाहरी हवाओं से रोकता है, मुरझाने से रोकता है, सूखने से बचाता है, सब कुछ अंदर करता है, अंदर से बचाता है। अंदर से ये सभी को क्या करते हैं? बचाते हैं, चारों तरफ से जो घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, बचाते हैं, रक्षा भी करते हैं। आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं। और आवश्यक अंग, ये जो आवश्यक अंग है जयांग और पुमंग, यहीं पर जनन का कार्य होती है ना, जनन का कार्य होती है। जब फूलों में केवल पुंकेसर या केवल जयांग होता है तो उसे एकलिंगी फूल कहते हैं। जब फूलों में या तो केवल पुंकेसर या तो केवल जयांग भाग होते हैं, या तो केवल पुमंग का या तो केवल जयांग का होते हैं, उसे एकलिंगी कहते हैं। जैसे कि अभी हम समझे थे एकलिंगी द्विलिंगी क्या होती है ना, समझ में आया था यहाँ पर एकलिंगी द्विलिंगी क्या होती है ना, बिल्कुल समझे थे। एकलिंगी और द्विलिंगी, है ना, जिसमें एक लिंग हो एकलिंगी और 2 लिंग हो तो द्विलिंगी समझ में आता है। इसी प्रकार से इसको समझे थे। अब आगे क्या समझना है? अब आगे यहाँ पर समझना है पुंकेसर क्या है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा।
पुंकेसर के बारे में बता ही दिए थे कि पुंकेसर क्या होते हैं, इस प्रकार से ऐसे डंठल के रूप में होते हैं। इसका रंग क्या होते हैं, पीला होते हैं। क्या होते हैं, पीला होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी के भाग को कहते हैं हम परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको जानते हैं हम पुतंतु के नाम से जानते हैं, पुतंतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, परागकोश एक बंधक के रूप में बंधे रहते हैं और इसके रूप अंदर कणों के रूप में रहते हैं, इसके अंदर कणों के रूप में रहते हैं। ठीक है, ऐसे। और इसी कण को हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ऐसा ध्यान में रखिएगा। तो परागकोश के अंदर परागकण बंधे हुए रहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और नीचे डंठल के रूप में पुतंतु रहते हैं। ऐसी प्रक्रिया इसमें रहते हैं। तो ऐसे देखेंगे, यह पुष्प का नर भाग है, पता है नर भाग है। इसमें लंबी लंबी रचनाएं होती है, जिसे पुंकेसर कहते हैं। लंबी लंबी रचनाएं होती है, कई सारे होते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं, है ना, पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तंतु या पुतंतु, नीचे वाला तंतु वाला भाग, और एक कौन सा हो गया, ये पीला वाला भाग, जिसे परागकोश कहते हैं। कौन सा, परागकोश। तंतु क्या है, जो लंबा पतला नालिका के डंठल के रूप समान होता है, उसे पुष्पासन से जुड़ा रहता है। और पुष्पासन से नीचे जुड़ा रहता है, नीचे से जुड़ा रहता है, पुष्पासन से यहाँ से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो पुतंतु कहलाता है। ठीक है, बाकी परागकोश क्या है, इसमें पीले रंग का एक कण पाए जाते हैं, पीले रंग के कण पाए जाते हैं, जिसे हम परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं। इसके अंदर पीले रंग के कण के रूप में पाए जाते हैं, इसे परागकण के रूप में जानते हैं। जो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, इसके अंदर रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं। समझ गए बातों को, इतना तक तो समझ में आया होगा कि पुंकेसर और क्या है, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, सभी यहाँ पर पता चला होगा। अब आगे समझते हैं जयांग वाले भाग। जयांग वाले भाग को समझेंगे। इसकी संख्या 1 होती है, हर एक पौधा में कितनी होती है, 1 होती है इसकी संख्या। तो केवल 1 होती है, इसको भागते हैं, बांटते हैं भागों में, तो यही पता चलेगा। ऊपर वाले भाग क्या कहलाते हैं, वर्तिकाग्र। क्या कहलाते हैं, वर्तिकाग्र कहलाते हैं। और बीच वाले क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, ये धसे हुए होते हैं और ऊपर चौले के रूप में होते हैं, चौले रहते हैं, है ना, जो वर्तिकाग्र रहते हैं। और नीचे भी मोटाई के रूप में रहता है, जिसे कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, ओवरी या अंडाशय वाले भाग, अंडाशय वाले भाग, है ना, ऐसा रहते हैं। समझ रहे हो आप, बिल्कुल इतना बातों को समझ में आया होगा। पहले सभी के भागों को, अंगों को हम समझ जाते हैं। यह पुष्प के मादा भाग है। ठीक है, मादा भाग है। यह शरीर के कार्पस से बना होता है, अस्त्रिकेसर का बना होता है। ठीक है, अस्त्रिकेसर का बना होता है। अस्त्रिकेसर के 3 भाग होते हैं, हाँ, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ऊपर वाले भाग यही ना होते हैं। अंडाशय के बारे में समझते हैं। यह अस्त्रिकेसर का आधिकारिक भाग है, यानी कि आधारिक भाग है, यानी कि नीचे वाले भाग है, जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। नीचे पुष्पासन से क्या रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं, नीचे जुड़े रहते हैं, पुष्पासन से ये जुड़े रहते हैं, है ना, ऐसा बताया गया है। अंडाशय के भीतर बीजांड, ओव्यूल पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, जिसकी संख्या दिख रहा होगा, ये क्या है, बीजांड है ना, ये क्या है, बीजांड है, इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, किसके साथ, परागकणों के साथ, परागकणों के साथ। आई परागकण कहाँ से निकलते हैं, हम बताए थे ना कि एक पुंकेसर वाला भाग से निकलते हैं परागकण, निकल करके यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद अंदर की ओर आते हैं और आते आते कहाँ जाते हैं, इससे जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जाकर के इसमें क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। मिलन की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, निषेचन। यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फूलों में। फूलों में कहाँ होती है, अंडाशय के अंदर। कहाँ होती है, अंडाशय के अंदर, ध्यान में रखिएगा। अंडाशय के भीतर ही बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड के भीतर अंडाणु होते हैं। इसी बीजांड के भीतर में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। समझ गए बातों को, बिल्कुल। वर्तिका के बारे में समझेंगे। वर्तिका अंडाशय का एक पतली वृंत जैसी रचना होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। इसका भाग, इसके बारे में बोला गया है ना, वर्तिका बोला गया है ना। वर्तिकाग्र बोलेंगे तो वर्तिकाग्र के शिखर पर एक फूली हुई चपटी जैसी चिपचिपी रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। यहाँ पर ये फूला हुआ, चपटा हुआ, चिपचिपी रचना होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इतना समझ गए होंगे। परागकण, परागकण क्या है, परागन क्या है,
परागन के बारे में देखें तो परागन के बारे में बता दें। परागन अर्थात होता है पोलन ग्रेन बोला जाता है। एक दो शब्द यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करती है। एक होता है, दो शब्द होती है यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। एक होती है परागन और एक होती है परागकण, है ना। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि परागकण एक कणों के रूप में है और परागन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अभी परागन क्या है? परागकण तो पता है कणों के रूप में है, तो परागकण जो है ये परागकोश में जो कणों के रूप में है, परागकोश में कणों के रूप में है, यानी कि तो ये हुआ परागकण। समझ गए बातों को। और परागन क्या है? यहाँ से परागकणों को निकल करके कहाँ पर जाने की प्रक्रिया, यहाँ जाने की प्रक्रिया। समझ गए बातों को। वर्तिकाग्र तक यानी कि स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाते हैं। क्या कहलाती है? परागन। तो परागन और परागकण का अंतर पता चला होगा, है ना। कि जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते होंगे, यहाँ पर फिगर के अंदर ही हम देख सकते हैं कि फिगर में हम क्या देख सकते हैं। देखिए फिगर में क्या हुआ कि यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकल करके कहाँ तक गया, यहाँ तक, परागकोश तक। नहीं, किसे? परागकोश से परागकणों को निकल करके कहाँ तक? स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक गया। तो क्या कहलाया? वो परागन कहलाया। क्या कहलाया? परागन कहलाया। जैसे कहते हैं पॉलीगन, क्या कहते हैं? पॉलीगन कहलाते हैं। एगो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन परागन कहलाता है और पॉलीगन मतलब परागन कहलाता है। परागकण एगो परागन, ऐसा दोनों में अंतर होता है। आइए परागन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपरागन, एक होते हैं परपरागन। स्वपरागन होते हैं जो एक ही पुष्प में होते हैं। एक ही पुष्प में ऐसा प्रक्रिया होती है कि एक पुष्प के स्त्रीकेसर, एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकणों को निकलकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं एक ही पुष्प में, तो वो होते हैं स्वपरागन, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। समझ गए बातों को। एक होते हैं पॉलिनेशन, जिसको कहते हैं सेल्फ नहीं बल्कि परपरागन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो इसको कैसे बोलेंगे कि जब एक पुष्प के परागकणों को निकल करके दूसरे पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो कहलाता है परपरागन। ये किसके द्वारा होती है? ये मक्खी के द्वारा होती है। जब मक्खी कभी इस पर बैठती है, कभी दूसरे पुष्प पर बैठती है, कभी तीसरे पुष्प पर बैठती है, ऐसे पुष्प पर बैठते जाती है तो सभी में परागन वो करवा देती है, क्योंकि यहाँ उसके पैरों में लग जाती है परागकण। लगने के बाद वो कहीं पर जाकर के बैठती है तो वहाँ पर वो परागन कर देती है। वहाँ पर जाकर के यहाँ पर चला जाता है परागकण, ठीक है। परागकण यहाँ चला जाता है तो परागन कर देती है। समझ गए बातों को। ये दूसरे पुष्प में भी होती है। किसमें होती है? यानी कि एक पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प में जाती है तो होती है। और या तो एक कैटेगरी का पुष्प निकल करके दूसरे कैटेगरी के पुष्प में भी जाती है तो ऐसा होती है। ये तितली के माध्यम से भी होती है और मक्खी के माध्यम से भी होती है, हवा के माध्यम से भी होती है, बरसात के माध्यम से भी होती है, हर माध्यम से होती है। समझ गए बातों को। हवा के माध्यम से जब हवा का झोंका आएगी तो ये हिलेगी, पुष्प हिलने के बाद इसका परागन उड़ करके इसमें भी जा सकता है ना। ऐसा भी हो सकती है। तो ये होती है परपरागन और स्वपरागन। देखेंगे परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के जाति के दूसरे पुष्प के जाति के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। समझे। या तो उसी पुष्प या तो उसी जाति के दूसरे पुष्प, उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, कहाँ तक? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागन कहलाती है। यह दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वपरागन और परपरागन। देखेंगे स्वपरागन क्या है तो सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बारे में बस यही समझना है कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। यानी कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या उसी पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो क्या कहलाते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन कहते हैं। अब आगे आएगी परपरागन, जिसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। जैसे कि इससे निकल करके इसमें पहुंच सकती है, इसी से इसमें पहुंच सकती है, या इसी से इसमें पहुंचेगी तो सेल्फ परागन, स्वपरागन।
इससे निकल के दूसरा में जाएगी तो पर परागन, इससे भी निकल के दूसरा में जाएगी तो पर परागन। समझ गए बातों को, ऐसा होती है। अब देखेंगे कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे पर परागन कहते हैं। पूछा जाता है स्वपरागन और पर परागन में अंतर लिखें, तो सीधा बताना है कि स्वपरागन ये एक ही पुष्प के अंदर होते हैं, पर परागन दो या अनेकों पुष्प के अंदर होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ऐसा लिखना है। इसके लिए किसी वाहक जैसे कीट, पक्षी, मनुष्य, वायु, जल इत्यादि का ज़रूरत पड़ती है ना, ये सब करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, इसकी आवश्यकता होती है। निषेचन क्या है? निषेचन जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या होती है कि नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के संयोग को निषेचन कहते हैं। समझ गए बातों को, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, जैसे कि यहाँ पर नर युग्मक में क्या था? परागकण। क्या था? परागकण, परागकण। और मादा युग्मक का क्या था? मादा युग्मक का अंडाणु। क्या था? अंडाणु। ये चले आते हैं यहाँ पर, तब जाकर के मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? निषेचन। जैसे कि कहाँ देखने को मिलती है? यहाँ पर देखने को मिलती है निषेचन की प्रक्रिया। यहाँ अंदर आने के बाद निषेचन होती है, यहाँ पर परागन होती है और यहाँ पर निषेचन होती है। तो पूछा जाता है कि पुष्पों में निषेचन अंग कौन सा है? तो ये अंडाशय है। क्या बोलना है? अंडाशय। पुष्पों में परागन अंग कौन सा है? तो परागन अंग कौन सा है? वर्तिकाग्र। कौन सा है? वर्तिकाग्र। इतना बताना है इस बातों को, ठीक है। फिर आगे देखना है कि मनुष्य में प्रजनन तंत्र, ये पुष्पों में प्रजनन तंत्र हम पढ़ लिए हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब पढ़ने जा रहे हैं मनुष्यों में प्रजनन तंत्र, ये क्या होती है। तो मनुष्यों में प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे तो उसके लिए पहले हमें बहुत कुछ यहाँ पर जानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखेंगे कि मनुष्यों में प्रजनन तंत्र, पहले हम इसके बारे में कुछ बता दें कि मनुष्य के एक मादा जनन अंग को बता दें और एक बता दें नर जनन अंग को, ठीक है। नर जनन अंग ये हुआ, मादा जनन अंग ये हुआ, ठीक है। मादा जनन अंग के बारे में पहले विस्तार से बता दें ये क्या होती है। तो ये क्या होती है कि मादा जनन अंग के ये होते हैं ओवरी, जिसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। इसको कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। और इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नालिका, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नालिका। इसको कहते हैं यूट्रस, गर्भाशय, है ना। इसको कहते हैं कर्भिक्स, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। फिर आगे वेजाइना, है ना, इस प्रकार से ऐसे रूप में बटा हुआ है। अब नर में देखेंगे तो ये होते हैं वृषण वाले भाग। क्या कहलाते हैं? वृषण वाले भाग होते हैं। और ऊपर में जो रहते हैं ये ऊपर में जो कहलाते हैं अधिवृषण, ठीक है। और ये कहलाते हैं वृषण नालिका, जैसे कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। ये भी वृषण नालिका जिसे कहते हैं शुक्रवाहिका, ठीक है, ऐसा होती है। फिर उसके बाद फिर आती है ये कॉपर ग्लैंड आती है, कॉपर ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि। फिर उसके बाद फिर क्या आ जाती है? पेनिस। क्या आती है? पेनिस। ये पेनिस होती है। तो ऐसे पुरुषों में बटा हुआ है नर जनन अंग और मादा जनन अंग। सभी के बारे में हम एक एक पार्ट के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे, सभी हम समझेंगे यहाँ पर क्या होती है। सबसे पहले ये तो समझ ले कि मानव में जनन अंग, मानव में जनन का परिपक्व होना कब से शुरू होता है। तो हम बता दें, हमारा एक एज पीरियड होता है जो कि किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था जो एज पीरियड कहलाता है, ये शुरू हो जाती है 12 वर्ष से, 12 वर्ष से शुरू हो जाती है और किशोरावस्था की अंत होती है 18 वर्ष तक। इसी दौरान हमारे जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं। किशोरावस्था के दौरान ही हमारे जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं, मादा हो या नर हो। इसी प्रकार से एक मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक प्रकार के एक लिंगी प्राणी है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य के पास एक ही लिंग होते हैं, दो लिंग नहीं होते हैं, एक ही लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे मादा जनन अंग क्या कहलाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं, एक ही व्यक्तियों में नहीं पाए जाते, अलग अलग व्यक्तियों में
पाए जाते हैं। इन्हीं जनन अंगों के आधार पर ही मनुष्य पुरुष नारी कहलाते हैं। इसी जनन अंग के आधार पर ही मनुष्य कोई पुरुष तो कोई नारी ऐसा कहलाते हैं, है ना। बिल्कुल, इतना तो सबको पता होगा। फिर आगे समझेंगे। मानव के जनन अंग लगभग 12 वर्ष की आयु से परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। 12 वर्ष की आयु से परिपक्व यानी कि वृद्धि होना शुरू करते हैं, बनना शुरू होते हैं। जनन अंग पूरा परिपक्व होना शुरू होते हैं। कब से? 12 वर्ष से आयु से। इसी अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। इसी 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था की अवस्था में बालक हो या बालिका हो, उसके शरीर में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलता है ना। जैसे ध्वनि में परिवर्तन, शारीरिक बनावट में परिवर्तन, जनन अंगों में परिवर्तन, कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है ना। यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। इसी अवस्था को हम किशोरावस्था पीरियड कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया होगा। जैसे कि है ना दाढ़ी का आना, है ना, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं, सब इसी अवस्था में सब करता है। खून इतना गर्म रहता है कि झुकेगा नहीं, पुष्पाराज। अरे थोड़ा झुक ही जाओगे तो क्या हो गया, दुनिया में बवंडर मच गया, है ना। देखिए, है ना, उसी प्रकार से तो हम बोल दिए कि दाढ़ी मुछी आना, सभी सब कुछ होना, तो क्या हो गया, इसी अवस्था में ऐसा होती है। तो क्या किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, लिखें। तो पहला क्या होते हैं, लड़कों एवं लड़कियों के क्या होते हैं, बगल, लड़कों एवं लड़कियों के बगल एवं जांघों में बाल आने लगते हैं। ठीक है, बाल आने लगते हैं। त्वचा क्या होने लगते हैं, तैलीय होने लगते हैं। तैलीय समझते हैं, ऑयली, चिकनाहट जैसा होने लगते हैं। और कुछ समय के बाद क्या, त्वचा पर ऑयली जैसा आने लगते हैं, तैलीय होने लगते हैं, है ना। चिपचिपाहट जैसा त्वचा में होने लगता है, स्किन में। चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं, पिंपल्स निकलने लगते हैं इसी अवस्था में। अब मुहासा आने लगते हैं, चेहरा खराब हो जाते हैं उससे क्रीम वगैरह और इस्तेमाल कर लेता है तो और चेहरा खराब कर लेता है वो। इस दौरान कुछ भी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक नेचुरली प्रक्रिया है, जो अपने आप आया तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आप क्यों यूज करते हैं, अपने आप ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चेहरे पर मुहासे निकलना प्रारंभ हो सकता है। और इसमें होती है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है। जैसे कि विपरीत लिंग, जैसे कि मेल और फीमेल के प्रति आकर्षण होने लगता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने लगता है। यानी कि ऊंच नीच सब इसी के दौरान होना शुरू हो जाता है। इसी के दौरान दिमाग ज़्यादा पगलाना शुरू हो जाता है ना। ऐसा सोच सकते हैं किशोरावस्था के दौरान। इस अवस्था में किशोर बालिकाओं के स्तन्य उभार आते हैं। स्तन्य समझते हैं, स्तन्य उभार आते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कौन सा, किशोर बालिकाओं के स्तन्य उभार निकलने लगते हैं। स्तनों का यह क्षेत्र स्थिति स्तनागार निपल्स के चारों ओर क्या होने लगते हैं, त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। जो निपल्स जो होते हैं उसके चारों ओर त्वचा का रंग क्या होने लगते हैं, गहरा और काला होने लगते हैं। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। इसी अवस्था में 12 से क्या मासिक चक्र यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। किशोर बालिकाओं के मूछ और दाढ़ी आना प्रारंभ हो जाता है। किशोर बालिकाओं के मूछ और दाढ़ी आना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसा ही फिर आगे देखते हैं कि वृषण में नर युग्मक शुक्राणु रहते हैं, बनने लगते हैं। जो वृषण होते हैं, वृषण है ना, उसमें नर युग्मक शुक्राणु बनने लगते हैं। जैसे कि ये वृषण वाले भाग में यहाँ पर इसमें शुक्राणु बनने लगते हैं, ऐसा वाला ये शुक्राणु बनने लगते हैं। ये बनने लगते हैं, है ना, इसी के अंदर बनते हैं, फिर पेनिस के रास्ते बाहर निकलते हैं। तो यहीं पर बनने लगते हैं शुक्राणु। वृषण में शुक्राणु बनने लगते हैं। नर मैथुन अंग शीशन का आकार वृद्धि होने लगता है। नर का जो मैथुन अंग है शीशन, इसका आकार में क्या होने लगते हैं, इसके आकार में वृद्धि होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं इसके आकार में। ठीक है, बिल्कुल, इसी को मैथुन अंग कहा जाता है नर का। ठीक है, वृद्धि होने लगते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों की अवस्थाओं का यौना अवस्था कहा जाता है। यौना अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था में होने वाला जितना सारा परिवर्तन होता है, जनन अंगों में परिवर्तन होता है, उसे यौना अवस्था कहा जाता है।
ठीक है। यौवनावस्था के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव से होता है। हम बताए थे, कल के क्लास में बताए थे कि जनन अंग, जनन ग्रंथियां अंडाशय और कौन सा होते थे, वृषण। अंडाशय और वृषण ये जनन ग्रंथियां थी। इन ग्रंथियां से भी हार्मोन्स निकलते हैं, जनन ग्रंथियां, जिससे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इस प्रकार के हार्मोन्स निकलती थी। इसके बारे में पिछला क्लास में हम डिस्कस किए थे। वही बोला गया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सब स्त्री हार्मोन होते हैं और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होते हैं। यही सब बाहर निकलते हैं, ऐसा ही होती है। फिर नर जनन अंग क्या होती है? नर जनन अंग, अब पहले हम पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में, फिर पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बारे में। तो पहले पढ़ रहे हैं। नर जनन अंगों में कई अंग होते हैं जो निम्न प्रकार है, बारी बारी समझेंगे। पहला क्या कहलाते हैं? वृषण, शुक्रवाहिकाएँ, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और क्या होते हैं? मूत्र मार्ग और शीशन, इस प्रकार से होते हैं। वृषण क्या है? वृषण ये वाले भाग है ना, जो सफ़ेद रंग की होती है, इस पर ये वाले भाग है वृषण, ठीक है। और कहलाते हैं अधिवृषण। अधिवृषण इसके ऊपर वाले भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग ये अधिवृषण है, ठीक है। उसी प्रकार से सभी के बारे में हम बारी बारी से यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहले समझते हैं वृषण के बारे में। टेस्टिस के बारे में समझते हैं। वृषण पुरुष का मुख्य जनन अंग है, पुरुष का मुख्य जनन अंग है ये वृषण, है ना, जिसके अंदर शुक्रजन नालिकाएं होती हैं। वृषण के अंदर क्या होते हैं? इस प्रकार से शुक्रजन नालिकाएं कुंडलित रहती है ना। इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है इसी के अंदर, शुक्रजन नालिकाएं के अंदर, ठीक है। युग्मक शुक्राणु इसी में बनते हैं, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु किस में बनते हैं? इसी वृषण के अंदर ही बनते हैं। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं प्रत्येक पुरुष में। कितने होते हैं? इसकी संख्या 2 होते हैं। फिर आगे, दोनों जांघों के बीच त्वचा के नीचे थैली जैसी संरचना में ये स्थित होते हैं और इस थैली को वृषण कोष कहते हैं। ये जो पूरे थैली रहते हैं, पूरे जो थैली रहते हैं, इस पूरे थैली को हम वृषण कोष कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर वृषण रखा रहता है, ठीक है, बिल्कुल समझ जाना। फिर आगे कहते हैं, प्रत्येक वृषण अनेक कुंडलित नालिकाओं से बना होता है जिन्हें शुक्रजन नालिकाएं कहते हैं। प्रत्येक वृषण कई कुंडलित नालिकाओं से बने होते हैं जिसे वृषण नालिकाएं कहते हैं। इसी नालिका के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, क्योंकि इन्हीं नालिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। समझ गए बातों को? इतना पता चल गया होगा। आप समझते हैं आगे क्या है। आगे है अधिवृषण। अधिवृषण समझते हैं। अधिवृषण इसके ऊपर पाए जाते हैं, इसके ऊपर ऐसे पाए जाते हैं, वृषण के ऊपर। ये क्या है? अधिवृषण है। समझ गए बातों को? अधिवृषण एक लंबी कुंडलित नालिका है जो प्रत्येक वृषण के ऊपरी भाग में चिपकी हुई रहती है। प्रत्येक वृषण के ऊपरी भाग में चिपकी हुई रहती है। और आपको बता दें कि यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है तो यहाँ पर शुक्राणु का परिपक्व होता है। क्या होता है? परिपक्व। परिपक्व का अर्थ होता है कि शुक्राणु को एनर्जी, ऊर्जा सब कुछ यहीं मिलता है, यहीं पर पोषण होता है शुक्राणुओं का। शुक्राणुओं का पोषण होता है, निर्माण यहाँ होता है, पोषण यहाँ होता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इससे एक शुक्रवाहिनी नामक नालिका निकलती है। शुक्रवाहिनी नामक क्या निकलती है? नालिका निकलती है, जो दिख रही है ना। इससे एक शुक्रवाहिनी नामक क्या निकलते हैं? नालिका, ये वाला नालिका है, ठीक है। ये शुक्रवाहिनी नामक नालिका निकलती है। फिर अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचित योग बनाते हैं। अधिवृषण में यहाँ पर शुक्राणुओं को अंडाणु निषेचित योग बनाते हैं। अंडा जो होते हैं अंडाणु, इसको निषेचन योग बनाते हैं कि इसको कैसे तोड़ना है, इससे कैसे जाकर मिलना है, निषेचन कैसे करना है, सब कुछ इसी के अंदर परिपक्व करते हैं। कौन? अधिवृषण करते हैं। किसको? शुक्राणुओं को। फिर आगे आ जाते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है? यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नालिका होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी, है ना। लंबी नालिकाएं होती है। इसकी दीवार मोटी होती है और पेशियां मांसल जैसी होती है। दीवार क्या होती है?
मोटी होती है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा कितना मोटा दीवार है, मोटी होती है। अब पेशियाँ मांसपेशियाँ मांसल जैसी होती है। शुक्रवाहिनी अधिवृषण से मूत्राशय तक ले जाती है, अधिवृषण से मूत्राशय तक ले जाते हैं। यहाँ से कहाँ तक ले जाएगी, आगे मूत्राशय तक, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ले जाएगी, है ना, कहाँ पर, मूत्राशय तक ऐसे ले जाती है, ठीक है, यहाँ से अधिवृषण से, ठीक है, यहाँ से ले जाती है, ऐसा ही हुआ। शुक्रवाहिनी शुक्राशय की नालिका से जुड़कर आस्खलन नालिका का निर्माण करती है, आस्खलन नालिका का निर्माण करती है, इससे जोड़ करके, जो कि आस्खलन नालिका क्या हो गई, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद फिर आती है कॉपर ग्लैंड, है ना, आस्खलन नालिका का निर्माण करती है, और निर्माण करके कहाँ जाती है, इसके अंदर जाती है। फिर आगे क्या बोला गया आस्खलन नालिका के बारे में, इसमें बोला गया आस्खलन नालिका क्या है, यह एक छोटी नली के जैसी होती है, जिसके आगे चलकर पुरुष ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि बोला जाता है इसको, पुरस्थ ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रवेश करती है। अब पुरुष ग्रंथि में दोनों आस्खलन नालिका मूत्र मार्ग से जुड़कर वीर्य का निर्माण करते हैं। यहीं पर जाकर के किसका निर्माण करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। कैसे, क्योंकि यहीं पर शुक्राणु आते हैं, शुक्राणु आने के बाद इसमें कुछ पाए जाते हैं, क्या, एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स, इससे बाहर निकलते हैं, और निकलने के बाद वीर्य का निर्माण करते हैं, है ना, वीर्य का निर्माण करते हैं। फिर मूत्र मार्ग के बारे में समझेंगे, वीर्य का निर्माण करते हैं। फिर आगे, यह एक लंबी नली होती है जो मूत्र मार्ग एवं आस्खलन नालिकाओं से जुड़ी रहती है ना, मूत्र मार्ग एवं आस्खलन नालिकाओं से जुड़ी रहती है ना। मूत्र मार्ग में शीशन के मध्य मूत्र का में एवं वीर्य को शरीर के बाहर निकालता है, यानी कि इसके बाद क्या निकालते हैं, वीर्य को बाहर निकालते हैं, ऐसी प्रक्रिया होती है। पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या होती है, पुरस्थ ग्रंथि या पुरुष ग्रंथि बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या होती है, तो हम ये बता दें कि यही वाला है पुरस्थ ग्रंथि, है ना, यही वाला है पुरस्थ ग्रंथि। इसके द्वारा क्या निकलती है, रस निकलती है, समझ गए, और निकल करके आगे की ओर आती है, शुक्राणु से मिल करके बाहर निकलते शीशन से, समझ गया, ऐसी प्रक्रिया यही है। तो जो है यह मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित एक छोटी अखरोट के आकार के ग्रंथि जैसी होती है। कैसे होते हैं, छोटी अखरोट के जैसे ये दिखते हैं, समझे, जिसमें पुरुष का स्राव होता है, जिसमें पुरस्थ का स्राव होता है, पुरस्थ द्रव्य का स्राव होता है, इसमें पुरस्थ द्रव्य पाए जाते हैं, इसका स्राव होता है। पुरस्थ स्राव के कारण ही शुक्राशय स्राव मिलता है, और शुक्राशय स्राव से जाकर के वीर्य बनते हैं, क्या बनते हैं, वीर्य बनते हैं। इसी के अंदर क्या, वीर्य का बनना होता है, यहीं शुक्राशय स्राव होता है, अब वीर्य यहीं पर बनता है। अब इसी के कारण ही वीर्य का रंग गंध होता है ना, वीर्य में गंध आता है, इसी के कारण पुरस्थ स्राव के कारण ही वीर्य में विशेष प्रकार की गंध होती है। समझ गए बातों को, पुरस्थ स्राव यही पुरस्थ स्राव है, इससे जो बाहर निकलते हैं उसी के कारण गंध होता है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, पुरस्थ स्राव शुक्राणुओं को पोषण देती है, शुक्राणु जो होते हैं उसको पोषण करती है, उससे पोषित करती है, ताकि वो आगे चल के शुक्राणु आगे बढ़े, वही, और क्या करते हैं, उसमें गंध आती है, क्या आती है, गंध आती है, ऐसा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक आते हैं कॉपर ग्रंथि, ये कॉपर क्या है, पुरुष जनन अंगों के ठीक नीचे दो छोटी कॉपर ग्रंथियां होती है, ये है कॉपर ग्रंथि, क्या है, कॉपर ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे दो छोटी ग्रंथियां होती है, जिसे कॉपर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यह ग्रंथियां एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है, इससे क्या निकलती है, क्षार निकलती है, क्या निकलती है, क्षार निकलती है, ताकि जब कभी स्पर्म निकले तो यहाँ पर जलन की पैदा हो, क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा है, तो ये जलन पैदा हो, तो जलन की पैदा करती है, यहाँ पर जलन पैदा करती है, तो क्षार निकल करके उसको बैलेंस कर देती है, फिर जलन पैदा नहीं होती है, ऐसा होती है। जो मूत्रमार्ग की दीवारों को चिपके रहते हैं और अम्लीय पदार्थ को हटाकर उस मार्ग को चिकना बनाता है ना, उस भाग को क्या करता है, अम्लीय पदार्थ हटाते हैं और चिकना बनाता है, क्योंकि जब कभी
जब कभी यूरिन बाहर निकलता है, शरीर से यूरिन बाहर निकलता है, तो यूरिन में यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ अम्लीय पदार्थ भी रहेंगे। तो अम्लीय पदार्थ को हटाते हैं और क्षारीय छोड़ते हैं, उसको चिकना बनाते हैं ताकि क्या निकल पाए यहाँ से वीर्य निकल पाए बाहर की ओर। समझ गए बातों को? चिकना बनाते हैं। अब मैथुन के समय यह द्रव मादा की योनि की ओर क्या करते हैं? अम्लीयता के कारण कम हो जाता है। अम्लीयता के कारण क्या हो जाता है? कम अम्लीयता के कारण कम हो जाता है, और इसको अम्लीयता को नष्ट करके कुछ क्षारीय बनाते हैं ताकि आगे की ओर जाए वो। ठीक है, यह शुक्राणुओं की सुरक्षा में सहायता करता है। शुक्राणु जो आते हैं उसके सुरक्षा में ये कॉपर ग्रंथि क्या करते हैं? सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, शीशन के बारे में देखना है कि ये क्या है। शीशन देखेंगे, यह एक मांसल बेलनाकार और स्पंजी जैसी क्या है? पुरुष का मैथुन अंग है। ये शीशन वाले भाग क्या है? पुरुष का ये क्या है? एक मैथुन अंग है ये। ठीक है, शीशन का शीर्ष भाग शीर्षा मुंड यानी कि ग्लैंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्लांस कहलाते हैं। इसका शीर्ष भाग क्या कहलाती है? ग्लांस कहलाते हैं, जिस पर त्वचा की एक पतली ढीली परत अग्रचम्र यानी कि ढीली परत पाई जाती है। इसके ऊपर ढीली परत पाई जाती है। शीशन का कार्य मूत्र एवं वीर्य के शरीर को बाहर निकालना होता है ना, ये सभी को बाहर निकालना होता है, तथा मैथुन के समय शुक्राणुओं को मादा जनन अंग तक पहुंचाता है। जब मैथुन होती है, कहाँ पर मैथुन होती है? यानी कि कहाँ पर? वेजाइना में। मैथुन होने के बाद जब ये बाहर निकलती है, कौन? वीर्य बाहर निकलती है, तो उस समय ये बाहर निकलने में मदद करता है। कौन मदद करते हैं? तो ये मदद कौन करते हैं? ग्लांस। कौन मदद करते हैं? ये ग्लांस वाले भाग। इसको ध्यान में रखिएगा। शुक्राणु अस्पा में क्या है? शुक्राणु सूक्ष्म गतिशील एवं एक कोशिकीय कोशिकाएं है। शुक्राणु क्या है? एक सूक्ष्म है, गतिशील है, सूक्ष्म है। अपने पूंछ की मदद से ये गति करते हैं, और गति कर करके क्या करते हैं? एक कोशिका है जिनका निर्माण वृषण तथा शुक्रजन नालिकाओं में होती है। जिसका निर्माण कहाँ होती है? वृषण में होती है, यहीं पर वृषण में होती है, और शुक्रजन नालिका, इसके अंदर शुक्रजन नालिका में होती है इसका निर्माण शुक्राणु का। ठीक है, ये नर युग्मक मेल गैमेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नर युग्मक मेल गैमेट्स होते हैं। सारा खेल तो शुक्राणु का ही है। समझ रहे हैं बातों को? क्योंकि इसी की उत्पत्ति करना, इसी को परिपक्व करना, इसी को बाहर निकलने में मदद करना, सारा खेल तो शुक्राणु का ही है। समझ गए बातों को? अब आगे समझते हैं मादा जनन अंग क्या है। तो मादा जनन अंग के प्रत्येक भागों के बारे में पहले समझेंगे। पहले देखेंगे मादा जनन अंग के निम्नलिखित भाग होते हैं, जो कि यहाँ दिख रहे हैं। अंडाशय दिख रहे हैं, फैलोपियन नालिका दिख रहे हैं, गर्भाशय दिख रहे हैं, योनि दिख रहे हैं। ठीक है, पहले सब के बारे में समझते हैं। ये क्या है? ये है अंडाशय। ठीक है, ये क्या है? फैलोपियन नालिका है, इसको यूट्रस बोला जाता है। फिर क्या है? नहीं, ये फैलोपियन नालिका ये वाला है। ठीक है, ये गर्भाशय है। ये क्या है? योनि है। क्या है? योनि। इस प्रकार से अब समझेंगे सबसे पहले अंडाशय के बारे में। अंडाशय क्या है? अंडाशय के बारे में समझेंगे तो कुछ ऐसा पता चलेगा। इसमें क्या पता चलेगी कि अंडाशय जो होते हैं इस प्रकार से ऐसे बंधे रहते हैं, इसको इस प्रकार से पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, पकड़े हुए रहते हैं। इसमें क्या होते हैं? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर, देखिए अंडाणु का निर्माण हो रहे हैं। कहाँ पर निर्माण हो रहा है अंडाणु का? देखिए हाँ, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हो रहे हैं। धीरे धीरे छोटे से बड़े निर्माण हो रहे हैं। निर्माण होते होते क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? अंडाणु बाहर रिलीज हो गए। बाकी जो खोखला बचा है, कार्पस सेल्स है ना, अंदर बच गए हैं। यानी कि कॉर्पस सेल्स के अंदर अंडाणु का निर्माण होते हैं, फिर अंडाणु बाहर निकल जाते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे अंडाणु का निर्माण करते हैं, निर्माण करके आगे बढ़ते हैं। ये निर्माण करने की प्रक्रिया को कौन उत्तेजित करती है? तो इसके अंदर एक दो हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ये दो प्रकार के हार्मोन्स निकलती है इसके अंदर। ठीक है, वही अंडाणु को निर्माण में गतिशील करती है ना, वही करती है। और जो इस प्रकार से अंडाणु फिर बाहर निकलते हैं। ऐसा ही है, देखिए अंडाणु बाहर निकलते हैं, और इसको कहते हैं फैलोपियन नालिका। क्या कहते हैं? फैलोपियन नालिका। देख पा रहे होंगे, प्रत्येक स्त्री में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? इसकी संख्या
2 होती है। इसकी संख्या देखें तो 2 होती है, 1 और 1 2। ठीक है, बिल्कुल। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम झिल्ली से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? ऊपरी परत एक एपिथेलियम झिल्ली से ढका रहता है। अंडाशय के संयोजी ऊतक का एक आवरण ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया से घिरा रहता है। अंडाशय के ऊपरी परत किससे घिरा रहता है? अंडाशय के ऊपरी परत घिरा रहता है, यानी कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से चारों तरफ से घिरा रहता है। समझे बातों को? ऐसा घिरा रहता है। इसके भीतर जनन उपकला पाई जाती है, जिसमें अंडाणु विकसित होते हैं। इसी के अंदर जनन उपकला पाए जाते हैं, जो कि अंडाणु इसमें विकसित होते हैं और अंडाणु फिर जाकर के बाहर निकलते हैं। ऐसा ही प्रक्रिया होती है। फिर फाइलोपियन नालिका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला फाइलोपियन नालिका। ठीक है, यह एक जोड़ी पतली लचीली नालिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी सिरे पर रहते हैं। अंडाशय के कहाँ रहते हैं? ये अंडाशय के पूरे ऊपरी सिरे पर ये रहते हैं। फाइलोपियन नालिका ये ऊपर में रहते हैं। ये अंडाशय है, अंडाशय के ऊपर में ऐसे रहते हैं, है ना। इधर से भी ऊपर में रहते हैं ऐसे। ठीक है, ऊपरी सिरे पर 2 गो रहते हैं, एक जोड़ी मतलब 2 रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इससे होकर नीचे की ओर मुड़ती है, अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती है। ऐसे होकर के ऊपर से जाती है नीचे की ओर और गर्भाशय जुड़ जाती है। इधर भी गर्भाशय से जुड़ जाती है। समझ गए? यही गर्भाशय वाले भाग है। फाइलोपियन नालिका के भीतर सतह पर सिलिया पाई जाती है। इसके भीतरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया के बारे में बता दें तो कैसे ये रहते हैं, तो देखना है इसमें है कि सिलिया इस प्रकार से रहते हैं, ऐसे निकले हुए हैं। ठीक है, ऐसे निकले हुए। यही अंडाणु की गति में मदद करते हैं, अंडाणु को आगे बढ़ाते हैं, अंडाणु को यहाँ रोक के रखते हैं। और अंडाणु यहाँ रुका हुआ रहता है, फिर इधर से जाता है स्पर्म। क्या जाता है? स्पर्म। और जाने के बाद क्या? अंडाणु से विभेदित हो जाता है, फिर निषेचन कर लेता है। क्या कर लेता है? निषेचन। तो पूछा जाएगा कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फाइलोपियन नालिका में। कहाँ होती है? फाइलोपियन नालिका में। फिर जो अंडाणु के गर्भाशय की ओर आगे बढ़ने में सहायता करते, कौन? सिलिया। यही सिलिया अंडाणु को गर्भाशय की ओर, इस ओर आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। यही सिलिया यहाँ रोक के रखते हैं, और जैसे ही निषेचित हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए बातों को? इसी नालिका में सामान्यतः निषेचन होता है। इसी नालिका में निषेचन की प्रक्रिया होती है शुक्राणु के साथ, और निषेचन होती है। अब कैसे निषेचन होती है जो अभी देखेंगे। ठीक है, गर्भाशय के बारे में पहले सभी के बारे में समझ जाते हैं। यह मोटी दीवार पतली नाशपाती के आकार की होती है। इसकी दीवार क्या होती है? एकदम से मोटी होती है। देख पा रहे होंगे कितनी मोटी है इसकी दीवार, हैं? देख पा रहे होंगे इतनी मोटी होती है इसकी दीवार। ठीक है, एकदम से कैसे होते हैं? नाशपाती के आकार के होते हैं। इसकी दीवार ऐसे मोटे होते हैं। संरचना जो मूत्राशय के मलाशय के बीच में स्थित होते हैं, मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होते हैं। फिर क्या होते हैं? फिर गर्भाशय की गुहा में ही भ्रूण का विकास होता है। तो गर्भाशय यानी कि बोल सकते हैं इसी के गुहिका में क्या निर्माण होते हैं? भ्रूण का विकास होते हैं। यहीं पर भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होता है, जो 9 महीने तक विकसित होते हैं। 9 महीने तक विकसित होते हैं। बाकी जाकर के जो बाहर निकलते हैं वो कहलाते हैं शिशु। क्या कहलाते हैं? शिशु कहलाते हैं। इस प्रकार से इसको बोला जाता है। इसकी गुहा समानता क्या? 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, परंतु गर्भावस्था के समय इसका आकार बढ़ जाता है। जब गर्भ अवस्था आ जाता है ना, जब गर्भ अवस्था होती है तो इसका आकार क्या? धीरे धीरे बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है। गर्भाशय का निचला भाग ग्रीवा कहलाता है। इसका निचला भाग क्या कहलाएगा? ये ग्रीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रीवा कहलाता है, जो नीचे की ओर योनि में खुलता है। कहाँ खुलता है? नीचे की ओर, वेजाइना, योनि में खुलता है। इस प्रकार से फिर आगे योनि के बारे में देखेंगे। यह एक पेशीय नली के समान संरचना होती है, जो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर की लंबी होती है। ये योनि के रूप में होते हैं, है ना। फिर आगे इसकी दीवार पेशीय तथा लचीले संयोजी ऊतक की बनी होती है। पेशीय लचीले संयोजी ऊतक की बनी होती है। योनि बाहर की ओर एक छिद्र में जाकर के खुलता है। कहाँ? एक छिद्र में जाकर के ये खुलता है।
फिर आगे जाएंगे तो इसे छिद्र में जाकर के खुलता है। कुछ स्त्रियों के योनि का आंशिक रूप से झिल्ली ह्यूमन के द्वारा ढका होता है। किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा ऊपर से ढके होते हैं, है ना, जिसको कहते हैं हाइमेन के द्वारा ढके होते हैं। मैथुन के समय नर का शीशन योनि में प्रवेश करता है। नर का जो शीशन है योनि में जब प्रवेश करता है तो यहीं पर क्या होती है? यहीं पर अस्खलित होती है। तो वीर्य यहीं पर अस्खलित होती है, यहीं पर बाहर निकलती है वीर्य। अब बाहर निकल के इसी रास्ते से फिर आगे जाते हैं और जाने के बाद यहीं पर क्या निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। समझ गए बातों को? यहाँ से निकलते हैं हजारों लाखों शुक्राणु और निकलने के बाद धीरे धीरे नष्ट होती है शुक्राणु, धीरे धीरे जाती है, नष्ट हो जाती है। और गर्भाशय की अम्लीयता के कारण बहुत सारे शुक्राणुओं का नष्ट हो जाती है। गर्भाशय अम्लीय होते हैं, इसकी अम्लीयता के कारण कई सारे बहुत शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। कुछ शुक्राणुओं में से केवल एक शुक्राणु यहाँ तक पहुँच पाता है। वही एक ही शुक्राणु इससे जाके युग्मक बनाते हैं, तब जाकर के धीरे धीरे विकास होता है, तब जाकर के चाइल्ड का धीरे धीरे शिशु का विकास होता है। समझ गए बातों को? मादा जनन अंग के अंदर पहुंचता है। मादा जनन अंग के अंदर पहुंचता है, धीरे धीरे जनन अंग के अंदर पहुंचता है। कौन पहुंचता है? शुक्राणु। प्रसव के समय शिशु गर्भावस्था में होकर योनि मार्ग से बाहर से निकलता है। यानी कि जब प्रसव होता है, जब शिशु बाहर निकलते तो इसी योनि के माध्यम से ही बाहर ये निकलते हैं। समझ गए बातों को? अब आगे देखते हैं कैसे क्या होती है। अब मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया हम बताए थे कि यहाँ पर क्या रुके हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्या रुके हैं, अंडाशय। ठीक है, जूम करके दिखाया गया है। अब क्या हुआ, इधर से शुक्राणु जा रहे हैं, यहाँ पर मात्र एक शुक्राणु पहुँच पाते हैं। देखिए एक शुक्राणु पहुँच पाते हैं। अब पहुँचने के बाद इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तब जाकर के क्या बनती है, वो जाकर के युग्मक बनाती है। वही युग्मक जाकर के यहाँ पर क्या हो जाती है, विकास करती है और यहाँ पर आ जाती है, प्रत्यारोपित होती है। इसे भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण। और ये भ्रूण का विकास 9 महीने तक होता है। धीरे धीरे जब बाहर निकल जाता है तो वो शिशु कहलाता है। ठीक है, ऐसा समझ जाइएगा, ऐसी प्रक्रिया होती है। क्लियर है? अब आगे देखेंगे मनुष्य मैथुन का यहाँ पर देखेंगे। मैथुन के समान समय नर का वीर्य मादा की योनि में स्खलित होता है। नर का वीर्य मादा की योनि में कहाँ स्खलित होता है, मतलब छूटता है, अंदर जाता है। अब वीर्य की उपस्थिति में शुक्राणु अपनी पूंछ की गति से, शुक्राणु जो होते हैं ये शुक्राणु अपनी पूंछ की गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु के बारे में बता दें, शुक्राणु के टोटल 3 भाग होते हैं। एक हेड वाले भाग, एक मिडिल वाले भाग, एक टेल वाले भाग। हेड, मिडिल और टेल वाले भाग, ये टोटल 3 भाग इसके होते हैं। तो पूंछ की मदद से गति करते हैं, अपने हेड को आगे बढ़ाते हैं शुक्राणु। ठीक है, फिर आगे सहायता, फिर बोला गया कि गति की सहायता से गर्भावस्था एवं उसके आगे फैलोपियन नालिका के ऊपरी भाग में पहुंच जाते हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते लाखों शुक्राणुओं में से केवल एक शुक्राणु फैलोपियन नालिका में पहुंच पाते हैं। लाखों शुक्राणुओं में से एक ही यहां पहुंच पाते हैं। अंडाणु के साथ संयोग करने के बाद सफल हो पाते हैं। एक ही अंडाणु के साथ संयोग करने में सफल हो पाते हैं। यहाँ पर संयोग करने में एक ही सफल हो पाते हैं और अन्य शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, अन्य रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। बताए थे गर्भाशय की अम्लता के कारण ये नष्ट हो जाते हैं शुक्राणु। ठीक है, उसी प्रकार से मासिक चक्र क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है ना, ये टोटल 28 दिनों का पीरियड है। 28 दिनों का पीरियड है जो वापस लौट करके आती है। समझ गए बातों को? कब तक है ये? 28 दिनों का है। समझ गए? यहाँ पर देख सकते हैं वापस लौट के आती है, तो ये मासिक चक्र कहलाती है ना। देखते हैं स्त्रियों में प्रजनन प्रणाली 10 से 12 वर्ष की आयु से क्रियाशील हो जाती है। 10 से 12 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है, प्रजनन करने योग्य बन जाते हैं स्त्रियां। इस अवस्था को यौना अवस्था कहलाते हैं। इस अवस्था में जननांगों में कुछ चक्रीय चलता है चक्रीय प्रक्रिया होता है ना, जिसे कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। अर्थात इस अवस्था में जब अंडाणु जो रहते हैं, अंडाणु जो बाहर निकल जाते हैं, अंडाणु जो निषेचित नहीं हो पाते हैं, यानी कि जब जाते हैं अंडाणु, जैसे एक दिन पहला दिन अंडाणु निकलने के बाद अंडाणु यहाँ 14वां दिन तक, क्या 14वां दिन तक, यानी कि पहले निकलते हैं अंडाणु, निकलने के बाद 7वां दिन तक अंडाणु निकल गए। निकलने के बाद 8वां दिन से लेके 19वां दिन तक
फर्टिलाइट होते हैं, फर्टिलाइट होते हैं। जब फर्टिलाइट होने के लिए या निषेचित होने के लिए इसको शुक्राणु नहीं मिलते हैं, शुक्राणु नहीं मिलते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं अंडाणु, वही अंडाणु खराब हो जाते हैं। और खराब होने के बाद 20वां दिन से लेकर 28वां दिन के अंदर तक में निकल जाते हैं। क्या होते हैं? 28वां दिन के बाद वो अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकलने के बाद क्या होते हैं? 1 2 3 4 दिन तक बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद फिर शुरू होते हैं 5वां 6वां 7वां नहीं 8वां दिन से फिर निकल जाते हैं अंडाणु बाहर। समझ रहे बातों को? इसी प्रकार से ये अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 28 दिन का पीरियड होता है, उसके बाद जो 3-4 दिन तक चलता है, चलने के बाद जो रजो धर्म कहलाता है 3-4 दिन तक, उस रजो धर्म के बाद है ना, जिसको पीरियड्स कहते हैं, उसके बाद फिर 5वें 6ठे दिन, ये 5वें 6ठे 7वें दिन, ये सब हो गए सेफ जोन हो गए। फिर 8वें दिन, 8वें से 19वें दिन तक ये फर्टिलाइट एज हो गए। समझे? फर्टिलाइट हो गए, है ना, फर्टिलाइट हो गए। यानी कि इसके बीच में फर्टिलाइट हो सकते हैं, इसके बीच में फर्टिलाइट हो सकते हैं, मतलब कि निषेचित हो सकते हैं। समझे? और उसके बाद फिर 20वें दिन में नहीं होंगे, 20वें दिन में फिर निकल जाएंगे वो बाहर। समझ गए बातों को? सड़ करके, अब सड़ करके बाहर निकलते हैं तो धीरे धीरे ब्लडिंग होने लगता है, क्योंकि इसकी दीवारें छिल जाती हैं, इतना कठोर हो जाता है कि इसकी दीवारें छिल जाती है, फिर ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है। फिर 2-3 दिन में फिर ठीक हो जाते हैं। समझ गए बातों को? ऐसा ही प्रक्रिया होती है। फिर आगे जिसे मासिक चक्र या मासिक स्राव कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिक चक्र या मासिक स्राव कहते हैं। फिर बोला गया यह चक्र 28 दिनों तक चलता है, 28 दिनों में रिपीट होता है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। प्रत्येक 28 दिन बाद ये वापस लौट करके ये चक्र आता है। यह क्रिया पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव से होता है। हमारे पीयूष ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस के नीचे बैठा हुआ है, उससे जनन ग्रंथि के लिए एक हार्मोन स्राव होता है। उसी हार्मोन्स के स्राव होने से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जनन ग्रंथि से निकलते हैं, जिस कारण से ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलता है ना। मानव चक्र, मासिक चक्र के करीब 14वें दिन केवल एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलते हैं। एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलते हैं 14वें दिन, और निकल करके क्या करते हैं? यह अंडाणु फाइलोपियन नालिका में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? फाइलोपियन नालिका में पहुंच जाता है। नालिका में पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद अंडोत्सर्ग के बाद पहुंचते हैं तो उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडा बाहर निकल गया के बाद अंडाशय में बचा भाग पीले रंग के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो बच जाते हैं रंग, ये पीला रंग का हो जाते हैं। जैसे बाहर निकल गए अंडा और जो बच गया वो पीला रंग के हो गए। ठीक है? अंडोत्सर्ग वो पीले रंग के हो जाते हैं, जिससे पित्तपिंड कहते हैं। इसे पित्तपिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तपिंड कहते हैं। ठीक है? ऐसा हो जाते हैं, इसे कहते हैं कॉर्पस लिटमस या पित्तपिंड कहते हैं, पित्तपिंड कहते हैं। ठीक है? पित्तपिंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। इसी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ठीक है? इसके प्रभाव से गर्भाशय की दीवारें मोटी होती है। इसी के प्रभाव से गर्भाशय की दीवारें क्या होती है? मोटी होती है। इसकी दीवारें क्या होती है? इतना मोटी होती है इसकी दीवारें, इसी के प्रभाव के कारण। समझ गए? आगे 36 घंटे के भीतर यदि अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित नहीं होता है तो यह नष्ट होता है। जब निकलते हैं तो 36 घंटे तक इंतजार करते हैं, 36 घंटे तक इंतजार करते हैं, 36 घंटे तक इंतजार करते हैं। जब शुक्राणु नहीं पहुंचते हैं तो वो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर वो बाहर निकल जाते हैं, और ये 28 दिनों में रिपीट होते हैं। ठीक है? ऐसी प्रक्रिया होती है, निषेचित हो जाते हैं। और मोटी हुई गर्भाशय की परत लगभग 14 दिन बाद टूटकर रक्त के स्राव के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। वही फिर बाहर गर्भाशय की दीवारों से टकराते हैं और टूट करके रक्त का स्राव होने लगते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। मासिक स्राव कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मासिक स्राव कहते हैं। यह स्राव लगभग 3 से 5 दिनों तक रहता है, 3 से 5 दिनों तक रहता है, जिसे हम रजो धर्म के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से यदि अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होने में सफल हो जाता है, यानी कि 14वां दिन के बाद अंडाणु सफल हो जाते हैं, यहाँ पर निषेचित हो जाते हैं, तब भ्रूण का निर्माण, तब युग्मक का निर्माण करते हैं। वही युग्मक आगे जाते हैं तब भ्रूण बना लेते हैं। वही भ्रूण फिर धीरे धीरे विकास होते हैं 9 महीनों तक। फिर उसके बाद फिर
बाहर निकलते तो शिशु का रूप होते हैं। तब निषेचित अंडे आगे की ओर विकास गर्भाशय में होती है। कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है। गर्भावस्था के पूर्ण अवधि के दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता है। जब गर्भाशय 9 महीना तक होती है, 9 महीना तक, तब ये अंडोत्सर्ग नहीं होता है, ये बाहर नहीं निकलता है। 9 महीना तक ये रुका हुआ रहता है, 9 महीना तक ये नहीं निकलता है। और ये हमेशा जब तक प्रेग्नेंट रहता है, जब तक 9 महीने तक शिशु बाहर ना निकल जाए, तब तक ये अंडोत्सर्ग नहीं होता है। समझ गए हैं? इसका मतलब कह सकते हैं। स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष की आयु तक मासिक चक्र चलती है। 45 से 50 वर्ष तक मासिक चक्र चलती है स्त्रियों में, और इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजोनिवृत्ति कहते हैं। गर्भावस्था की अवधि में अंडोत्सर्ग नहीं होता है। जब गर्भावस्था रहता है, इस अवस्थी में अंडोत्सर्ग नहीं होता है, मतलब अंडा बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसी प्रक्रिया है क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि के इस समय प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं निकलती है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव इस दौरान नहीं होता है। इन हार्मोनों के प्रभाव से गर्भावस्था में होने वाली अन्य क्रियाएँ नियंत्रित रहती हैं। गर्भावस्था में होने वाली अन्य क्रियाएँ नियंत्रित रहती इसी हार्मोन के प्रभाव के कारण। आगे देखते हैं लैंगिक जनन के संचारित रोग। अब इसमें कुछ रोग होते हैं लैंगिक जनन के दौरान। कौन कौन से रोग होते हैं उस रोग के बारे में समझेंगे। तो पहले समझेंगे यौन संबंधित रोग, संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। यानी कि कोई संक्रमित रोग होते हैं तो लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। ऐसे रोग कई प्रकार के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। कई प्रकार के जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऐसी रोग होती है, उसे लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। ठीक है। ये रोगाणु मनुष्य में योनि, मूत्राशय, जनन अंगों के मुख गुहा जैसे स्थानों में नमी बनाए रखता है, उष्ण बनाए रखता है, वातावरण को बढ़ाते हैं, जिस कारण से ये रोग और ज़्यादा पनपते हैं। और कौन कौन से रोग होते हैं तो देखना है। मनुष्य में होने वाला प्रमुख जनन रोग कौन कौन से हैं। पहला है बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन से है? गनोरिया रोग, सिफिलिस रोग, यूरेथ्राइटिस रोग और क्या है? सर्विसाइटिस रोग इस प्रकार से होता है। वायरस जनित रोग इसको बोल सकते हैं। सर्वाइकल रोग, हर्पीज रोग और एड्स रोग है ना, ये सभी देखने को मिलता है ये सब में। समझ गए बातों को। फिर बोला गया एड्स HIV के कारण होती है। किसके कारण? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण क्या वायरस जनित रोग एड्स रोग होती है। प्रोटोजुआ रोग जनित रोग, इसमें ट्राइकोमिनियासिस रोग होते हैं इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या होते हैं? जनसंख्या का नियंत्रण हम कैसे करते हैं ये पूछा जाता है। पॉपुलेशन कंट्रोल या जनसंख्या नियंत्रण को समझाएं तो क्या हो सकती है? जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। पूरी जनसंख्या को इस वातावरण में सीमित बनाए रखना, ना तो जनसंख्या बढ़े ना तो जनसंख्या घटे, सीमित बनाए रखना है ना, तो जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। इसके लिए हम कई प्रकार के विधियाँ अपनाते हैं। एक प्राकृतिक विधियाँ और एक कृत्रिम विधियाँ। पहले समझते हैं। परिवार नियोजन का जनसंख्या नियंत्रित कहलाता है। परिवार को नियोजित करना है, ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाना है, कम ही संख्या रखना है। संतानों की निम्नलिखित उपायों के कारण से नियंत्रित किया जाता है। कौन कौन से उपाय है? प्राकृतिक विधियाँ है ना। पहले क्या है? मासिक स्राव के 14वें दिन के समीप तथा उससे आगे के दिनों में संभोग से दूर रहा जाए। यानी कि जब कभी पुरुष और स्त्री संभोग करती है तो कब? मासिक चक्र के 14वें दिन के आसपास में, यानी कि 13वें, 12वें या फिर 15वें, 16वें, 17वें, ये सब दिन संभोग से दूर रहा जाए तो अंडाणु निषेचन नहीं होगा। समझ गए बातों को। अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो जिस कारण से बच पाएगा। समझ गए। संभोग नहीं तो फिर क्या? निषेचित नहीं हो पाएगा अंडाणु, है ना। फिर आगे क्या हो सकता है? यांत्रिक विधियाँ हम लोग यूज करते हैं, मतलब अपनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं? पुरुष कंडोम का उपयोग कर इसका, स्त्री डायफ्राम, कॉपर टी, कल्लुप जैसी परिवार नियोजन के साधनों का अपनाकर अंडाणु निषेचन पर नियंत्रण किया जाता है ना। ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर टी। दिख रहे हैं? कॉपर टी ऐसे लगा लेते हैं, लगाने के बाद अपना जो करना है करते रहते हैं। ये कॉपर टी हो गया, ताकि अंदर निषेचित होगा तो शुक्राणु अंदर की ओर नहीं जा पाएंगे।
समझ गए? यही है कॉपर टी। कॉपर टी देख पा रहे हैं, ताकि शुक्राणु अंदर तक ना जा पाए, देख पा रहे होंगे, ठीक है, अंदर तक ना जा पाए। और स्त्री में और क्या हो सकते हैं, स्त्री में क्या हो सकते हैं, यानी कि कट करवा लेते हैं, जिसको कहा जाता है ऑपरेशन करवा लेना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जा सकता है, देखते हैं, रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ क्या है? ऐसी विधियाँ जिसमें विभिन्न रसायनों का निर्मित गर्भानिरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गर्भ निरोधक क्रीम लगाया जाता है ना, गर्भ निरोधक गोलियां खाया जाता है, जिससे कि यदि प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है ना, गोलियां खाने से ऐसा होता है। फिर निरोधक दवा खा लेता है। फिर आगे सर्जिकल विधियां यानी कि क्या होता है, ऑपरेशन, ऐसा विधियां होता है। क्या होता है, इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी कराता है, स्त्रियाँ नसबंदी करवा लेते हैं, देख पा रहे होंगे, है ना, ऐसा करवा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये अंडाणु निषेचित होने से बच जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही प्रक्रिया होती है। तो पूरे ये जनन का संपूर्ण यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है ना। इसके बाद फिर आगे हम आएंगे आनुवांशिकता और जैव विकास, फिर पर्यावरण, उस प्रकार से जैव बायोलॉजी ये पूरी फिनिश हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे हम सभी को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी क्लास में बरकरार रूप से बने रहिए और आगे और भी जैसे जैसे क्लास आएगी उसमें भी बने रहना है, ठीक है। धीरे धीरे जुनून के साथ रहना है ना। विश्वास किए हैं तो साथ भी निभाएंगे, आप लोग भी बस साथ हमें दीजिए, है ना। इतना देर तक बने रहे होंगे तो इसको लाइक भी करें, है ना, शेयर करें, ताकि कुछ और ज़्यादा आगे कुछ बेनिफिट हो पाए, है ना। ऐसा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।